नमस्ते भैया, गुड इवनिंग सभी लोगों को। शुरू हो गई भैया क्लास। वेरी वेरी गुड इवनिंग रागनी जी, रोना, वर्षा, लक्ष्मी, शंकर, मंजुलता जी। ठीक है, सभी को बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का क्लास में। ठंडक बहुत ज़्यादा है तो नेटवर्क हमारे ठंडक के नेटवर्क भी जाम हो गया है, तो इसलिए जो है दिक्कत है नेटवर्क में। देखिएगा आप लोग कैसा वीडियोस वगैरह कैसी है, ज़रा बताइएगा। वॉइस और वीडियो क्लियर है क्योंकि नेटवर्क ख़राब है। माई ब्रॉडबैंड जो है उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है इस समय। लक्ष्मी शंकर भैया कह रहे हैं क्लियर है। चलिए, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकती है प्रॉब्लम बीच में आ जाए। अगर कुछ दिक्कत लगे किसी टाइम तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू बताने के लिए। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने आपका जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब रह तो बहुत कुछ जाता है, किसी भी चीज़ को कभी भी कंप्लीट एकदम बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो प्रोटोजोआ में भी अभी बहुत डाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने कुछ मैटर रख लिया है। अभी आपका टेस्ट होना है ना उसका एक, तो एक प्रोटोजोआ का आपका टेस्ट होना है, इसलिए कुछ कंटेंट अभी थोड़ा बहुत बचा है, वो टेस्ट के बहाने डिस्कस हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जैसे एक दो लोग कह रहे थे कि अमीबा के बारे में भी पूरा डिस्कस कर दीजिए, तो अमीबा इतना कोई बहुत टिपिकल टॉपिक है नहीं कि उसके लिए पूरा एक लेक्चर खराब किया जाए। छोटे मोटे क्वेश्चन है वो हम टेस्ट में बता देंगे, और जो मेन बातें वो आपको हम बता देंगे। अमीबा आप लोग तैयार करिएगा, अपने आप कोशिश करिएगा, अगर ना तैयार हो तो बताइएगा, हम उसको भी फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे अमीबा हो जाएगा, क्योंकि अमीबा कुछ खास नहीं है, वही उसका लोकोमोशन है, साल जेल थ्योरी जो आपको पढ़नी है, और जो फीडिंग है हमने आपको बता ही दिया था, सर्कमवेलेशन, सर्कमफ्लुएंस है ना, इम्पोर्ट वगैरह, तो वो फीडिंग बता दी थी। वही दो चार चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है, और ऐसा अमीबा में कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको फिर क्लियर करेंगे। बाकी टेस्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रोटोजोआ का टेस्ट हो जाएगा, फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हम कर लेंगे। उसके बाद एक हम और भी अगर कुछ रहेगा तो एक पॉइंट वाइज शॉर्ट नोट्स बना करके पॉइंट वाइज मेन हिट क्वेश्चन जो है वो फिर आपका हम तैयार कर देंगे आपका प्रोटोजोआ के लिए, ठीक है। तो देखते हैं फिर अगला फाइल हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबा टॉपिक था प्रोटोजोआ, है ना, लेकिन जरूरी भी था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा फाइलम है। पैरासिटिक प्रोटोजोआ भी सारे कवर करने थे, ट्रिपेनोसोमा, लीशमानिया, है ना, जियार्डिया और सारे, तो अब सब कंप्लीट हो चुका है, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि प्रोटोजोआ से आपका एक भी क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा आप लोगों का। तो अब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा फाइलम है वो है पोरीफेरा, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम हम लोग आते हैं पोरीफेरा। बड़ा इंटरेस्टिंग फाइलम है, बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। हाँ, संतोष भैया खुश रहिए। आज नए भैया जुड़े हैं, संतोष भैया चित्रकूट से, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। काफ़ी समय हो गया है कई लोगों को बायोलॉजी छोड़े हुए, लेकिन फिर से हिम्मत आती है और अगर फिर से पढ़ना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कोशिश करिए, है ना। प्रयास बहुत जरूरी है, मंजिल मिले ना मिले, लेकिन मंजिल हो सकता है भाई। सब प्रयास तो हम यही करेंगे कि सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर भगवान ना करे किसी का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन हमें मानते हैं वो बायोलॉजी का एक अच्छा ज्ञाता तो हो ही जाएगा, उसे नॉलेज तो हो ही जाएगा, है ना। कहते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले सही, अच्छा मुसाफिर तो बन जाऊंगा। तो अच्छे मुसाफिर आप लोग बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी समय छोड़े हुए, लेकिन एक बायोलॉजी में आप लोगों का इंटरेस्ट जगा, हम लोग जुड़े, आप लोग जुड़े, और एक माहौल बना, और बायोलॉजी में रुचि जागी, और आप कुछ सीखेंगे तो आप दूसरे बच्चों को सिखाएंगे। आप अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में, जहां भी हैं, थोड़ा सा और आप भी ज्ञान बांटेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को बेनिफिट ही मिलेगा क्लास से। नौकरी सबको मिले, भगवान करे सबको मिले जितने लोग अपनी क्लास में हैं, और अगर ज्ञान तो सबको जरूर मिले, नौकरी तो बात की बात है, लेकिन नॉलेज पहले होना चाहिए, वो आप लोगों को भरपूर हो जाना चाहिए। तो फाइलम पोरीफेरा देखते हैं।
नाम से ही इसका अर्थ निकल रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। पोर का मतलब सब लोग जानते हैं, छिद्र और फेरा का मतलब क्या होता है, धारण करने वाले, ठीक है। तो ऐसे जीव होते हैं जो जिनको हम कहते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स, इनका शरीर छिद्रित होता है। जैसे आपने पिक्चर वगैरह में डायलॉग मार के गोली मार मार के छलनी कर दिया है ना, तो गोली मार मार के छलनी कर दिया, शरीर में मार गोली गोली मार दो, छेदे छेद हो जाए, तो पूरी बॉडी छलनी जैसी हो जाए, छिद्रित हो जाए, तो ऐसे छिद्रित जंतु क्या कहलाते हैं, पोरीफेरा कहलाते हैं। ये पोरीफेरा फाइलम छिद्रित जंतुओं का है। तो पोरीफेरा का मतलब हो गया छिद्रों को धारण करने वाले, पोर बेरिंग एनिमल्स हो गए, ठीक है। इनका शरीर छिद्रित होता है, इनको कॉमनली कॉल्ड एज स्पंजेस। इस संघ के जीवों को हम क्या कहते हैं, स्पंजेस कहते हैं, ठीक है। स्पंज नाम दिया था, सबको पता होगा। वीडियो क्लियर नहीं है अगर संतोष भैया, तो आप क्वालिटी बढ़ाइए, आप YouTube में जा करके उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ा लीजिए, 380 या 460 जो भी है वो क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ी सी। तो इनको कॉमनली कॉल्ड एज स्पंजेस कहा जाता है। और इतना बता रहे थे इंटरेस्टिंग ये इसलिए फाइलम है कि कुछ विशेष इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग तो बायोलॉजी पढ़े हैं तो हमारी तो समझ में आता है। अगर सोचिए कोई इंसान जो है जो बायोलॉजी नहीं पढ़ा हुआ है और उसके सामने ये स्पंज लगा हुआ है, ठीक है, वो इंसान ने बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ी, और उससे हम कहते हैं भैया ये जरा बताओ ये क्या है, तो वो इसको कहेगा ये कोई पेड़ लगा है ना। तो अगर सामान्य आदमी को हम दिखाएंगे जो बायोलॉजी से जिसका दूर दूर तक अगर रिश्ता नहीं है, तो वो आदमी इनको देख करके यही कहेगा ये तो कोई भैया नागफनी का पौधा जैसा लग रहा है। तो पानी में होते हैं और पानी में होते हैं और किसी ना किसी चट्टान या आधार से चिपके रहते हैं। जो चट्टान या आधार होती है वो इनका सबस्ट्रेटम होता है। वो क्या होता है, सबस्ट्रेटम, जिस आधार के ऊपर ये स्थिर रहते हैं। ये सभी के सभी सेडेंट्री, सेडेंट्री का मतलब ही होता है स्थानबद्ध, जो एक स्थान से बंधे रहे, एक स्थान से जुड़े रहे, सेडेंट्री कह सकते हैं या हम सेसाइल कह सकते हैं, ठीक है, सेडेंट्री या सेसाइल। तो सेडेंट्री या सेसाइल जीव होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, एक स्थान पर फिक्स रहते हैं और पानी में चट्टान के ऊपर वगैरह लगे हुए हैं पानी में। तो ऐसे बताया था नॉर्मली देखने पर इंसान इनको एक नागफनी का पेड़ ही समझ लेगा, है ना, लेकिन ये पेड़ नहीं है, स्थिर है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये पौधे हैं, ये एनिमल है, ये एनिमल है। और ये एनिमल है ये किसने बताया, ये आप लोग कमेंट करके लिखिएगा, ठीक है, आप लोग भी इंटरेक्ट करिए, आप लोग भी लिखिए कि ये एनिमल है, एनिमल नेचर इनका जो है ये किसने बताया था, ठीक है। तो ये जीव हैं, देखने में पौधे जैसे लगते हैं, कुछ हरे कलर के भी हो सकते हैं भाई। अगर किसी के अंदर कोई एल्गी रह रहा है सिम्बियोट के रूप में, और अगर एल्गी उसके ऊपर पाया जा रहा है तो वो स्पंज आपको हरा भी दिख सकता है, तो आपको पौधा लग जाएगा। चलिए सालू तोमर और कई लोगों का आंसर आ गया इलियस, ठीक है। तो इलियस जो है इन्होंने ही बताया था कि ये एनिमल है। लेकिन हम लोगों को तो पता है, हम लोग तो बायोलॉजी वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसके शरीर से सेल निकालेंगे और इसके शरीर से जैसे ही हम इसकी शरीर से इसकी कोशिका निकालेंगे और इसकी कोशिका को हम देखेंगे और इसकी स्पंज के शरीर में जो कोशिकाएं होंगी इनके ऊपर हमको क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सलवाल नहीं दिखेगी कहीं, तो हम जान जाएंगे कि सलवाल नहीं है, इसका मतलब ये एनिमल है, ठीक है। तो इनकी हर सभी कोशिकाओं पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल इस पूरे फाइलम में कहीं पर भी नहीं है। सेल वॉल एब्सेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई गई, हेट्रोट्रॉफिक हैं, परपोसी हैं, अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, ठीक है। प्लांट आप जानते हैं मोस्टली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ये सब के सब हेट्रोट्रॉफिक हैं, परपोसी हैं, अपना भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो इनमें प्लांट जैसा कुछ नहीं है, सिवाय ये इमोबाइल हैं, गति नहीं करते हैं, बस ये कैरेक्टर प्लांट से मिलता है, बाकी इनका कोई कैरेक्टर प्लांट से नहीं मिलता है, ठीक है। तो कुछ खास बातें इससे पहले सन की समझ लीजिए। जैसे हमने बता दिया कि पोरीफेरा छिद्र धारण करने वाले स्पंजेस हैं, और एक खास बात जानिएगा, पूरा का पूरा फाइलम एक्वाटिक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई भी स्पंज जमीन पे पाया जाता हो, टेरेस्ट्रियल हो, एरियल हो, हवा में हो, आर्बोरियल हो, पेड़ पर हो, ऐसा नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा फाइलम पानी में मिलेगा, ये पूरा एक्वाटिक फाइलम है, ठीक है। एक्वाटिक फाइलम में दो चीजें आप जानते हैं, जलीय जीव दो तरह के हो सकते हैं, मैराइन हो सकते हैं या फ्रेश वाटर हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कुछ जीव हैं वो समुद्र के पानी में हो सकते हैं, जो कि लवड़ी है, खारा पानी जिसमें नमक पाया जाता है, तो मैराइन वाटर में हो सकते हैं। मोस्टली मैराइन ही है, ज्यादातर जितने स्पंज हैं वो मोस्टली जो है प्रायः समुद्र में ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ताजा पानी जो नदी का पानी है ना, जो खारा नहीं है, लवड़ी नहीं है, उस पानी में भी आपको स्पंज
मिल जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड लक्ष्मी शंकर जी, मोस्टली मैराइन और सम फ्रेश वाटर, एक्सेप्शन है कुछ एक आधे, जैसे आपकी स्पॉन्जिलिडी जो फैमिली है, स्पॉन्जिलिडी जो फैमिली है, स्पॉन्जिला जिसमें आता है, इसके जो मेंबर होते हैं स्पॉन्जिलिडी के, ये स्पॉन्जिला आप नाम याद रखिएगा, ये फ्रेश वाटर स्पंज है। ठीक है, वेरी गुड अर्पण भैया, स्पॉन्जिला जो है ये क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज है, बाकी के सारे सब ज्यादातर मैराइन है, फिलहाल एक्वेटिक तो सारे हैं, पानी में सभी हैं। अब इन जीवों पर जरा ध्यान दीजिए, इनकी स्ट्रक्चर पर, ये स्थिर है, एक चट्टान पर लगे हुए हैं और इस तरह से इनका शरीर कहीं भी गति नहीं कर सकता है, ये हिल डुल नहीं सकते हैं, ये अपने शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों? जैसे हम अपना हाथ जैसे ही मूवमेंट कर रहे हैं, मुट्ठी खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या है, नर्व्स हैं, तो हम अपनी नर्व से अपने हाथ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नर्व से कंट्रोल करते हैं, हमें यहाँ टच होता है, ठंडा लगा गर्म लगा तो हमें पता चलता है, हमारे अंदर सेंसेशन जो होती है, नर्व इंपल्स चलती है, उनका कंडक्शन होता है, हमारे हाथ से कुछ गर्म लग जाए हम जान जाते हैं। इस स्पंज को आप सुई चुभोइए, चाहे इसके भाला चुभो दीजिए, इसको कोई सेंसेशन नहीं, इसको कोई संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा फाइलम इस चीज में यही है कि इस फाइलम में कहीं पर भी नर्व सेल नहीं है, तो नर्व सेल्स क्या है, एब्सेंट है, तो नर्वस सिस्टम इसकी बॉडी में नहीं है। बॉडी को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, ये हमारा सीएनएस है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मिलकर हमारा क्या बना, सीएनएस। ये सीएनएस हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हाथ पैर हम चला रहे हैं, अपनी बॉडी में गति कर रहे हैं, तो सीएनएस के द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसा कोई नर्वस सिस्टम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो नर्व सेल इसमें नहीं है, इसलिए ये अपने शरीर को कुछ भी नहीं कर सकता, ना हिला सकता है, ना डुला सकता है, ऐसा कोई अपनी बॉडी से ये काम नहीं कर सकता है, शिकार को पकड़ना कोई कुछ नहीं आता इसको, तो अपनी बॉडी पर इसका कोई कंट्रोल नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, इस पूरे फंक्शंस नहीं मिलेंगी, तंत्रिका कोशिकाएं नहीं मिलेगी, तो इसके शरीर फिर ये बना कैसे है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो शरीर है ये ऐसे समझ लीजिए, ये मल्टीसेलुलर है और बहुत सारी कोशिकाओं का ढेर है, बस ऐसे समझ लीजिए, तमाम सारी कोशिकाएं एक ढेर लगा दीजिए, कोशिकाओं का बस एक ढेर मान लीजिए। और हम लोगों के शरीर में सेल्स हैं, फिर आप जानते हैं जब बहुत सारी सेल्स जिनकी ओरिजिन और फंक्शन सेम होते हैं, वो सेल मिलकर के टिश्यू बना लेती हैं, ऊतक बना लेती हैं, फिर ऊतक मिलते हैं टिश्यू, तो टिश्यू सिस्टम मिलते हैं, टिश्यू सिस्टम मिलते हैं तब आर्गन बनते हैं, आर्गन मिलते हैं तब आर्गन सिस्टम बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारे हमारी बॉडी में सिस्टम बनते हैं, और ऐसे कई सारे अंग तंत्रों से, आर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेरी गुड, मेड ऑफ सेल्स, मल्टी सेलर है, और इनका शरीर हम मान लेते हैं पूरा सेल्स का एक ढेर है, तो कुछ नहीं है इसके शरीर में, सिर्फ कोशिकाएं ही कोशिकाएं हैं। तो जैसे अगर हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था प्रोटोजोआ से अमीबा वगैरह पढ़ा, तो अमीबा वगैरह जो हमने पढ़ा, अमीबा में हमने देखा था जब उसके बाद की थी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक संगठन था, उसमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म, पूरा लिविंग कंटेंट मिला के क्या हो गया था, प्रोटोप्लाज्म, पूरा मिला करके हो गया था प्रोटोप्लाज्म। तो वहां पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड था। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड का मतलब क्या होता है, जीवद्रव्य स्तर से, तो उनका शरीर का संगठन जीवद्रव्य स्तर का था, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड का था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसके शरीर में बहुत सारी सेल्स हैं, तो इसका शरीर बहुत सारी सेल्स से बना है, टिश्यू नहीं बना है, तो टिश्यू ग्रेड नहीं हो सकता, अंग नहीं हो सकता, जब टिश्यू ही नहीं बनेगा तो आर्गन सिस्टम तो बहुत दूर की बात है। तो इसके शरीर में सिर्फ क्या है, सेल्स हैं, तो इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर ग्रेड का है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब शारीरिक संगठन किस ग्रेड का हो जाएगा, सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड यानी कोशिकीय स्तर। तो ये पूरा जो फाइलम है आप देखेंगे, इसका पूरा शरीर सब कोशिकाओं से बना है। ये किस तरह से बने हैं, किस तरह से कोशिकाओं से बने हैं। गुड इवनिंग भैया, कुछ लोग फिर नए जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग जल्दी आ जाए तो और अच्छा लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, भी शुरुआत स्टार्ट ही किया है। तो हम ये कहते हैं कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर ग्रेड का है, और ये जीव किस तरह से बने, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जो आपने फाइलम पोरीफेरा पढ़ा था, उसमें पोरीफेरा में हमने आपको याद करिए बताया था प्रोटियोस्पांजिया। प्रोटियोस्पांजिया जो होते थे वो इस तरह से उनमें कॉलर सेल्स पाई जाती थी, ये ऐसे कॉलर सेल्स होती हैं, और इनसे क्या किया जाता है, फ्लैजिला, इनको कोइनोसाइट्स कहते थे, कोइनोफ्लैजिलिडा में आपको बताया था। तो इस तरह की जो कॉलर सेल्स वाली जो जीव थे, ये बस उन्हीं सेल्स से ही समझ लीजिए एक तरह से, वहां से ये लिंक दिखाते हैं। वैसे ही कोशिकाएं इसमें ग्रुप में आ गई, ढेर बन गया, और तब इनका शरीर बन गया। ठीक है, तो जो कोइनोसाइट वाली कोशिकाएं हैं वो आप मान लीजिए उन्हीं से इनकी ओरिजिन हुई है। लेकिन
ये एक ऐसे एनिमल है, जैसे आप जानते हैं जैसे कोई भी पेड़ निकलता है तो पेड़ का एक पहले तना निकलता है ना, पेड़ का एक तना निकलता है, तना से फिर डाल निकलती है, फिर उस डाल से और डालें निकलती हैं, फिर उस ब्रांच से फिर और ब्रांच निकलती हैं, इस तरह से आगे ऊपर वो बढ़ता जाता है और एक टॉप की ब्रांच बनती है ना। तो ऐसे ही जो हमारा इवोल्यूशनरी ट्री है, जैसे अगर हमारा अपने पेड़ की बात करें जो इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन में हमारे सबके पूर्वज तो यही अमीबा जैसे जीव हो गए, है ना, अमीबा हो गया। और उसके बाद जो अमीबा के बाद बना प्रोटोजोआ के बाद क्या बना, पोरीफेरा। ये एक अलग ही लाइन होगी। जैसे अगर हमारा इवोल्यूशन का ट्री ऐसे जा रहा था तो ये एक अलग एक साइड में ब्रांच चली गई, कौन सी, पोरीफेरा। और इससे आगे किसी भी एनिमल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, है ना। तो एक अलग ही ब्रांच है, ये बन गई स्टार्टिंग में और ये शाखा निकल गई, आगे शाखाएं चलती रही, सिलेंड्रेटा चली, प्लेटिहेल्मिन्थीज चली, एनिडा, आर्थ्रोपोडा आप लोग पढ़ते हैं, तो वहां आगे इवोल्यूशन जा रहा है, वो सब अलग हो रही धीरे धीरे। लेकिन ये एक ऐसी ब्रांच है जो शुरुआत में ही अलग हो गई और इसके बाद आगे इनसे किन्हीं जीवों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये ब्लाइंड ब्रांच है, ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रोटोजोआ क्या है, ये ब्लाइंड ब्रांच है। इसके बाद यहां से आगे कोई विकास नहीं आपको दिखेगा। ये बहुत पहले बने और आज भी वैसे ही है पोरीफेरा। तो जब एनिमल्स का विकास हो रहा था, हमारा इवोल्यूशनरी ट्री आगे बढ़ रहा था, ये एक साइड में हट गए, इसीलिए इनको पैरा कह दिया गया। पैरा सब समझते हैं, पैरा मतलब हट के, साइड में। तो एक ये साइड वाले जीव हैं, पैराजूलॉजी इनकी स्टडी भी क्या कहलाती है, पैराजूलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो ये एक पैरा जू इसलिए इनको कहा गया कि एक साइड एनिमल्स हैं और ये साइड एनिमल है, एक साइड में हट गए, उसके बाद आगे विकास नहीं, आगे और फाइलम का विकास होता चला गया। ये पोरीफेरा वैसे ही है। तो ये जो आपके जीव हमने पढ़े थे, कौन सा, ये किस फाइलम में था, प्रोटोजोआ में, प्रोटीरोस्पॉन्जिया। इसी प्रोटीरोस्पॉन्जिया जैसे जीवों का एक ग्रुप बना देना है और उससे इसका डेवलपमेंट कर देना है। यहाँ पर क्या होगा, ओवम होगा, ओवम होगा, स्पर्म होगा, जिस पर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म ओवम आपको मिलेंगे। रिप्रोडक्शन के बाद जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा 2n का। जाइगोट में फिर क्या होंगे, क्लीवेज होंगे। जाइगोट में क्या होंगे, क्लीवेज होंगे, क्लीवेज यानी विदलन होंगे। विदलन के बाद इसमें फिर मार्ला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला स्टेज आएंगी। और गैस्ट्रुला स्टेज जो होती है, गैस्ट्रुला स्टेज, इसमें 2 लेयर्स बनेंगी। कितनी लेयर्स बनेंगी, 2 लेयर्स बनेंगी, ठीक है। तो इसकी बॉडी में 2 ही लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंडोडर्म। तो ध्यान रखिएगा, इनके शरीर में 2 ही परतें बनेगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। हम लोगों की बॉडी में जब भी हमने आपको पढ़ाया था ह्यूमन डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत बताया था स्टार्टिंग में, फिर बता देंगे एक बार डिटेल से। तो उसमें हमने देखा था 3 लेयर्स बनी थी, एक्टोडर्म बाहर, बीच में मेसोडर्म, अंदर एंडोडर्म। तो हमारा शरीर 3 परतों से बना, हम लोग कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और यहाँ पर ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये फाइलम में एक और चीज आपको मिली कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है। ये डिप्लोब्लास्टिक थोड़ा और आगे जाएगा, अगले फाइलम तक भी जाएगा, सिलेंट्रेटा तक भी डिप्लोब्लास्टिक रहेगा। उसके बाद जब हम पहुंचेंगे कहां, प्लेटिहेल्मिन्थीज में, वहां से शुरू होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है। क्या इस फाइलम में कहीं आपको मेसोडर्म मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस फाइलम में मेसोडर्म का कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इनका शरीर जब इनमें गैस्ट्रुला स्टेज आएगी, गैस्ट्रुला, ठीक है, यही वो स्टेज होती है गैस्ट्रुला, जिसमें हमारी प्राइमरी जर्मिनल लेयर बनती है, प्राथमिक जनन स्तर, जिनसे शरीर की और परतों का निर्माण होता है। याद रखिएगा, और परतों का निर्माण होता है, वो क्या बनती हैं, प्राइमरी जर्मिनल लेयर। वो प्राइमरी जर्मिनल लेयर गैस्ट्रुला में ही बनती हैं और यहाँ पर 2 लेयर बनेगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और आपका जो एक्टोडर्म है वो इनके शरीर में बना लेगा पिनेकोडर्म। याद रखिएगा, एक्टोडर्म से किसका डेवलपमेंट होगा, पिनेकोडर्म का, और एंडोडर्म से डेवलपमेंट होगा कोइनोडर्म का। तो इनकी बॉडी में 2 ही लेयर आपको दिखेंगी, पिनेकोडर्म और अंदर की तरफ कोइनोडर्म होगी। पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म, ये इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है, इसकी ओरिजिन एंडोडर्मल है, और इन्हीं से इनकी पूरी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। बीच में वेरी गुड मीजनकाइमा, जाबिर भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मीजनकाइमा या मीजो ही मिलेगा, ठीक है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने इसके बारे में जानी, ठीक है। जो खास खास बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अभी इसका स्ट्रक्चर और डिटेल से बताते हैं। तो ये धरती पर पाया जाने वाला दूसरा फाइलम, अभी जो पहला प्रोटोजोआ पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट फाइलम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पैराजोआ में रखा जाता है, साइड एनिमल कहा जाता है। लगभग 5000 के करीब करीब इसकी जातियां हैं, नोट कर लीजिएगा। 5000 स्पीसीज इसकी हैं, स्पंजों की, कुछ बढ़ गई है एक आधी, तो मतलब अप्रॉक्सीमेट लगभग 5000 आप स्पीसीज इसकी लिख लीजिए। और फाइलम पोरीफेरा का मतलब भी आपको पता चल गया।
पोर का मतलब छिद्र, फेरा का मतलब धारण करने वाले, ठीक है। इसकी स्टडी का नाम भी आपको हमने बता दिया, पैराजूलॉजी। पैरा जोन कहा जाता है इनको, साइड में हट गए थे इसलिए पैराजोन कहा गया। और इनकी बॉडी में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। सेलुलर ग्रेड का है, सभी कोशिकाओं से मिल करके जो है इसका शरीर बना, ठीक है। तो इसका जो शरीर बना किससे मिलकर के बना, सेल से मिलकर के बना, तो सेलुलर ग्रेड का हो जाएगा। मल्टी सेलुलर ही है ये। और इसमें पूरे फाइलम में हमने देखा कहीं पर भी नर्व सेल नहीं थी और कहीं पर भी टिश्यू नहीं था। टिश्यू क्या है, अब्सेंट है। सेल तो बहुत सारी है लेकिन सेल मिलकर के टिश्यू नहीं बना रही हैं, तो याद रखिएगा टिश्यू भी इस फाइलम में पूरा क्या है, अब्सेंट है। तो टिश्यू भी अब्सेंट रहेगा। और बताया था ये देखने में प्लांट लाइक लगते हैं, स्थिर होते हैं, हरे कलर के भी मिल सकते हैं एल्गी की वजह से, लेकिन वो प्लांट नहीं है, ये एनिमल ही है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसकी सेल की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, हम तुरंत जान जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो पूरी स्ट्रक्चर है वो सब एनिमल सेल की है। तो ये एक एनिमल सेल ही है। और इलियास ने ही बताया था कि ये एक प्रकार के क्या है, हाँ ठीक है, वो सर आप 5,500 कह सकते हैं। 5,000 आपका डाटा जो है वो एवरेज है, ठीक है। आपका मोस्टली बुक में 5,000 लिखा है, रिसेंट में आपका 5,500 हो गया है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा जो आप ज्यादा बुक में लिखा है वही रखिए, ठीक है। जो आपकी अच्छी बुक में मेंशन है वही 5,000 ही है, 5,500 रिसेंट बिल्कुल डाटा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो है हाँ विदाउट ट्रू टिश्यू, वेरी गुड उषा, बिल्कुल ट्रू टिश्यू कोई इसमें भी नहीं है। और उन्होंने देखा, इलियास ने इसको बता दिया। फाइलम पोरीफेरा नाम किसने दिया ये भी लिख लीजिएगा, हालांकि लोग जानते होंगे। पोरीफेरा नाम जो दिया था रॉबर्ट ग्रांट, ठीक है। इसका नाम जो पोरीफेरा है ये पोरीफेरा टर्म किसने दिया था, रॉबर्ट ग्रांट ने, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, वेरी गुड रानींजलि। और इन्होंने जो है ये ग्रांट दिया था, ठीक, ग्रांट ने। स्मॉलेस्ट फाइलम है क्या सर जी, स्मॉलेस्ट फाइलम हाँ कह सकते हैं। पोरीफेरा से कम स्पीशीज किस फाइलम में मिलेंगी, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है। बाकी है हमारे हिसाब से स्मॉलेस्ट फाइलम सबसे कम, सबसे लार्जेस्ट तो जानते हैं आप लोग, क्लियर ही होगा, आर्थ्रोपोडा है। उससे छोटा जो है आर्थ्रोपोडा से छोटा मोलस्का है, ठीक है। बाकी करेक्ट स्पीसीज हम आपको सबके हर फाइलम की एक चार्ट बना करके बता देंगे किस फाइलम में कितनी कितनी स्पीसीज है, ठीक है। तो रॉबर्ट ग्रांट ने इसका नाम रखा क्या, पोरीफेरा। सभी स्पंज क्या है, एक्वेटिक है, ये भी हमने बता दिया। कुछ मैराइन है, ज्यादातर मैराइन है, कुछ फ्रेश वाटर है। और स्पंज जैसे ये अकेला भी हो सकता है, ये भी एक खास बात आप समझ लीजिएगा कि इससे कोई स्पंज जैसे अकेला लगा हुआ है, ठीक है। और कुछ स्पंज जो है वो इस तरह से पूरी, एक इधर गया, एक इधर गया, एक ऐसे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये पूरा झुंड उनका है, कॉलोनी है। तो जब अकेले होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सॉलिटरी, क्या बोले हैं, सॉलिटरी। और जब झुंड होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलोनी। तो कुछ स्पंज सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी का मतलब होता है एकल, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, एकल। और जो झुंड में होते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉलोनियल, क्या बोलेंगे, कॉलोनियल होते हैं, ठीक है। तो कुछ स्पंज क्या है, सॉलिटरी हैं, और कुछ स्पंज क्या है, कॉलोनियल है। अच्छा, कॉलोनी में अगर मान लीजिए ये बहुत भीड़ लगी है, तमाम सारे स्पंज हैं, तो आप कैसे गिनेंगे कि इस कॉलोनी में कितने सदस्य हैं, है ना। अगर आपको सदस्य गिनने हो तो आप कैसे गिनते हैं, बताइएगा। सर ये कोल्ड वाटर में क्यों नहीं पाए जाते हैं, देखिए इनका जो सेल्स हैं, है ना, तो इनके ऊपर कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं, कोई ऐसी कवरिंग नहीं है, और ये कोल्ड वाटर में जो उसको ये बर्दाश्त कर सके, है ना। तो ये टेम्परेचर के लिए इनके लिए जो नॉर्मल वाटर है ना, गर्म पानी या सामान्य पानी सतह पर मिलेंगे, बॉटम में मिलेंगे, लेकिन हाँ बहुत ठंडे पानी में नहीं मिलेंगे। हाँ ऑस्कुलम से, ठीक है, वेरी गुड, ऑस्कुलम के बेस पर। तो अगर कॉलोनी में अगर आपको बहुत झुंड दिख रहा है तो आप ये गिन लीजिए, ऊपर के छेद क्या है, ऑस्कुलम है, इनको गिन लीजिए, आप जान जाएंगे कितने स्पंज हैं। तो इनके शरीर में ये जो बहुत सारे छेद दिख रहे थे, आपको सबको पता होगा, ये बहुत सारे जो छेद दिख रहे थे ये ऑस्टिया है। एक को क्या कहेंगे, ऑस्टियम, एक छेद को कहेंगे ऑस्टियम, बहुत सारे छेदों को कहेंगे ऑस्टिया। और ये जो ऊपर जो एक छेद है ये क्या है, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम है, ठीक है। हालांकि ये बहुत कॉमन बात है, क्लियर होगा सब लोगों को कि पानी इन्हीं से अंदर आता है, इन्हीं छेदों से, जिन छेदों को कहते हैं ऑस्टिया। तो इन ऑस्टिया से पानी इसकी बॉडी के अंदर जाता है। ऑस्टिया क्या है, हम कह सकते हैं इनकरेंट पोर, ये इनकरेंट पोर है, पानी इनसे अंदर जाता है। और ऑस्कुलम जो है
ये एक्सकरेंट पोर है, एक्सकरेंट पोर है, ठीक है, एक्सकरेंट पोर है, और इनसे पानी जो है वो बाहर जाता है, ठीक है। तो ऑस्टिया अंदर आने के लिए और ऑस्कुलम पानी के बाहर जाने के लिए, ठीक। अब इनकी स्ट्रक्चर हमें देखनी है, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है और इनकी बॉडी में क्या क्या होता है। तो थोड़ा सा हमें कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है हम हटा देते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद है उसको क्लियर कर दें तो आपको स्ट्रक्चर आगे बता दें। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, उम्मीद करते हैं ले लिया होगा, और अब इसको इरेज कर देते हैं। बाकी भेज देंगे हम बोर्ड के डायग्राम वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट सारे आपके क्लियर ही हैं। तो ये जो स्पंज होते हैं इनकी स्ट्रक्चर में आपको समझना है, अलग अलग तरह के इनकी अंदर की स्ट्रक्चर अलग अलग भिन्न हो सकती है, लेकिन हम पहले एक जो टिपिकल स्पंज है उसके बेस पर आपको बताते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोग नाम सुने होंगे, एस्कान, साइकान, ल्यूकान, कई तरह के कैनाल सिस्टम होते हैं, उसी के बेस पर हम इसकी अलग अलग बॉडी को समझ सकते हैं। लेकिन जो पहले हम देखेंगे, जो जनरल सबसे कॉमन आपको समझ में आएगा वो है एस्कान टाइप, ठीक है। वो कौन सा है? एस्कान टाइप। तो स्पंज जैसे आपके सामने ये लगा हुआ है, ये कोई स्पंज आपके सामने लगा, कोई आपसे पूछे यार बताओ ये स्पंज अंदर से खोखला है कि ठोस है, तो ऐसे तो आप नहीं बता पाएंगे, है ना। हम आपको ये पेन दिखा रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भैया खोखला है कि ठोस है, तो हो सकता है अंदर से पाइप जैसा हो, या हो सकता है एक रॉड जैसा सरियानुमा हो, पूरा ठोस हो। तो आप किसी भी चीज को इस तरह से देख करके नहीं बता सकते हैं कि वो खोखला है या ठोस है। तो आप इसको इस तरह से काट दीजिए, खड़ी काट से, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से इसको हम अगर काट दें तब हमें पता चलेगा ये अंदर से खोखला था या ठोस था, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। देखिएगा इस स्पंज को ऐसे काट रहे हैं ऊपर से, जैसे गांव में जो गन्ना होता है उसको बीच से खड़ा खड़ा फाड़ दिया जाता है, ऐसे इसका हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हुए आएंगे और तब हम इसको देखेंगे तो कुछ हमें इसकी संरचना का ज्ञान हो जाएगा। तो काटने के बाद जो हमें दिखाई पड़ा, हम थोड़ा सा बड़ा करके बना रहे हैं, तो इनकी बॉडी में हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगी। ये इसका मान लीजिए कटी हुई बॉडी है, और शरीर के चारों ओर जो होती है वो क्या होती है? बॉडी वाल। हमने सुबह भी आपको बताया था कि बॉडी के चारों तरफ क्या होती है? बॉडी वाल। तो स्पंज की भी एक बॉडी वाल होगी, तो ये स्पंज की क्या हो गई? बॉडी वाल हो गई, ठीक है। ये इतनी जो है जितना हमें बना रहे हैं, ये इसकी क्या है? बॉडी वाल है, ये इसकी बॉडी वाल हो गई। और इसका जो शरीर है, अब हमने काटने के बाद हमको क्लियर हो गया इसका शरीर जो है वो अंदर से खोखला है। काटने के बाद ये क्लियर हो गया इसका बॉडी जो है वो अंदर से खोखला है, ये अंदर से हालो है। इस तरह से इनके अंदर एक कैविटी है, सेंट्रल कैविटी है, जिसको आप लोग जानते हैं स्पॉन्जोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। इनकी बॉडी में कैविटी, उसे क्या बोलेंगे? स्पॉन्जोसील। तो अगर स्पंज आपको बनाना है, आप अपने हाथ से इस तरह से बनाइए, ठीक है। अपने दोनों हाथ लीजिए, अपने दोनों हाथों को ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। और इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो समझ लीजिए ये स्पंज बन गया, ठीक है। तो इस तरह से स्पंज बन गया। और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके हाथ में है, आप अपने हाथ को देखिए आपके हाथ में दो तरह की स्किन है, दो तरह की त्वचा है। एक ये त्वचा दिख रही होगी आपको इधर, और एक हथेली की साइड में दिख रही होगी। ये देखिए थोड़ा सा हल्के रंग की है, ये थोड़ा सा डार्क कलर की है ना। ये साफ कलर है, थोड़ा सा डार्क कलर है, गहरा कलर है। तो आपकी हाथ में भी आपको दो स्किन दिख रही होंगी। एक देखिए जो इधर की स्किन है, जो हल्का सा ब्लैक कलर की होती है, डार्क कलर की होती है, ये व्हाइट होती है, हल्का सा क्लियर कलर होता है इसका। तो आपकी हथेली की साइड और इधर की साइड, जैसे आपकी हाथ में दो स्किन है, ऐसे समझिए इसकी बॉडी में दो लेयर हैं। ये जो परत है ये भी किससे बनी होगी? सेल से, बहुत सारी सेल से। ये जो इसमें सेल होंगी उन सेल्स को कहेंगे पिनेकोसाइट। अभी हम बता रहे हैं उन सेल्स को क्या कहेंगे? पिनेकोसाइट। और उन सेल से ये लेयर बनेगी इधर वाली, इसको बोलेंगे पिनेकोडर्म। तो यहाँ पर सेल कौन सी है? पिनेकोसाइट। और पूरी लेयर कौन है? पिनेकोडर्म। अच्छा इधर समझिएगा, इस साइड में हम आ जाते हैं। यहाँ पर जो सेल है, ये सारी सेल, इन सब सेल के नाम है कोइनोसाइट, और इस पूरी लेयर का नाम हो जाएगा कोइनोडर्म। पिनेकोसाइट से बना पिनेकोडर्म, कोइनोसाइट से बना कोइनोडर्म, ठीक है। तो अब अपने हाथ को हम अगर ऐसे मिलाएं
और अपने हाथ से देखिए इस तरह से अगर हम स्पंज बनाए तो स्पंज में आपको बाहर से इसमें ऐसे क्या दिख रहा है, आपको बाहर से इधर सब क्या दिख रहा है, पिनेकोडर्म, ठीक है, अब बाहर से पिनेकोडर्म दिख रहा है, अंदर से देखिए यहाँ अंदर क्या दिख रहा है, कोनोडर्म दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे हाथ जो हैं, ये हमारे हाथ क्या हो गए, हमारे हाथ से जो बना इस स्पंज की बॉडी वाल बनी, ये स्पंज की क्या बनी, बॉडी वाल। और जब आपने बॉडी वाल को काटा तो बॉडी वाल में इधर बाहर की तरफ आपका हो गया पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म जो किन सेल से बनेगा, पिनेकोडर्म बनेगा पिनेकोसाइट से, पिनेकोसाइट से। और अंदर की तरफ जो हो जाएगा, ये अंदर की तरफ जो लेयर हो गई, इस लेयर का नाम, अंदर वाली लेयर का नाम, अंदर वाली लेयर का नाम आपका क्या हो गया, कोइनोडर्म, कोइनोडर्म। और कोइनोडर्म जो है वो किससे बनी, कोइनोसाइट्स, कोइनोसाइट्स का दूसरा नाम भी लिख दीजिएगा, इनको कॉलर सेल है ना, क्या कहते हैं, कॉलर सेल, फ्लैजेलेटेड सेल, तो कॉलर फ्लैजेलेटेड सेल कहते हैं, इनको कोइनोडर्म बोलेंगे, ठीक है। तो इधर ये पिनेकोडर्म हो गई, इधर क्या हो गई, कोइनोडर्म हो गई। अब अपने हाथ में फिर देखिएगा ध्यान से, अपने हाथ से ही पूरी आप कंपैरिजन करिएगा। हमारे हाथ से स्पंज की क्या बनी है, बॉडी वाल बनी है, स्पंज की बॉडी वाल बनी है, इधर की खाल पिनेकोडर्म है, इधर की खाल हथेली तरफ की खाल कोइनोडर्म है, इधर बाहर वाली पिनेकोडर्म है, अंदर वाली कोइनोडर्म है। अब अपने हाथ को आप दबाइए, दोनों खाल के बीच में आप क्या महसूस कर रहे हैं, इधर की स्किन और इधर की स्किन को दबाने पर बीच में लगता है कुछ अंदर गूदा जैसा, है ना, मसल्स या मांस यहाँ पर है जैसे बीच में, तो इधर की खाल है, इधर की खाल है, दोनों को ऐसे हाथ से आप अपने दबाइए, ऐसे बीच में लगता है यहाँ कुछ गूदे जैसा अंदर भरा हुआ है, तो जैसे यहाँ पर भरा हुआ है ऐसे इसकी बॉडी में भी यहाँ पर बीच में कुछ भरा हुआ है। ये जो बीच में भरा हुआ है ये क्या है, ये मीजेनकाइम, इसे क्या बोलते हैं, मीजेनकाइम या मीजोहिल भी बोल सकते हैं, मीजेनकाइम या मीजोहिल बोल सकते हैं। और ये मीजेनकाइम या जो मीजोहिल है, ध्यान रखिएगा, मीजेनकाइम या मीजोहिल ये नॉन सेलर है। यहां पर सेल आपको पड़ी हुई मिल सकती है, एम्बेडेड इसमें हो सकती है, लेकिन इसको बनाया किसी सेल ने नहीं है, ये नॉन सेलुलर है, एक ऐसा है नॉन सेलुलर। तो अपने हाथ से बनाया हमने, तो ये जो बाहर की पिनेकोडर्म है ये पिनेकोसाइट से बनी, अंदर जो कोइनोडर्म है कोइनोसाइट से बनी, और इनको दबाने पर जो बीच में महसूस हो रहा है, जो बीच में महसूस हो रहा है वो जो मीजेनकाइम है वो किसी सेल से नहीं बना, वो नॉन सेलुलर है। तो मीजेनकाइम कहां से बना, ये लिखिएगा आप लोग, ये मीजेनकाइम कहां से बना, मीजेनकाइमा कहां से बना, मीजेनकाइमा मीजोहिल कहां से बना, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। तो पिनेकोडर्म बनाना है पिनेकोसाइट से, और ये इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में एक ये जो आपको दिख रहा है एक चपटा सा भाग होता है, इसे आउटर एक्सपेंडेड पार्ट बोल सकते हैं, और ये अंदर का जो होता है इसे इनर हैंडल लाइक पार्ट बोल सकते हैं। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लिख देते हैं आउटर एक्सपेंडेड पार्ट, बाहरी चपटा भाग, आउटर एक्सपेंडेड पार्ट। और ये जो अंदर का दिख रहा है इसे बोलेंगे इनर हैंडल लाइक, इनर हैंडल लाइक पार्ट, तो इसे इनर हैंडल लाइक पार्ट बोलेंगे। तो दो भाग हो जाएंगे, बाहर का चपटा भाग हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड। सिक्रीशन है, बिल्कुल सही बताया, ये सिक्रीशन है, जो मीजेनकाइमा है ये सिक्रीशन है, ठीक है, मेनली ये पिनेकोसाइट का ही है, ठीक है। तो ये जो पिनेकोसाइट्स होती हैं यही सिक्रीशन करती हैं, और यही सिक्रीशन जो होता है ये बीच में जमा हो जाता है, और बीच में जमा होकर के क्या बनाता है, बीच में जमा होकर के मीजेनकाइम बनाता है। तो ये जो सेल आपको दिख रही है जिसमें एक इस तरह का भाग आप मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये है और ये एक इसका आकार मान लीजिए, ये टाइल जैसा, ऐसे फर्श में टाइल होते हैं तो ऐसे फर्श में टाइल होता है, ऐसे टाइल जैसा पार्ट आप मानिए, सभी ने देखा होगा टाइल वाली फर्श, तो ये टाइल वाली फर्श एक टाइल जैसा भाग है, ये सेल का एक ऐसा भाग है जो चपटा भाग है, जो ये आपको दिख रहा था। तो ये जो आपको दिख रहा था आउटर एक्सपेंडेड पार्ट, इसको आप ऐसे मानिए, ये रहा आपका आउटर एक्सपेंडेड पार्ट, और ये नीचे का पार्ट ये मान लीजिए ये इनर हैंडल लाइक पार्ट। तो आपकी ये जो सेल है ये इस तरह से दिखेगी आपको, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जो सेल दिखेगी, ये वाला भाग आउटर एक्सपेंडेड भाग, ये वाला भाग इनर हैंडल लाइक पार्ट, ये कुछ मिलती जुलती स्ट्रक्चर आपको दिख रही है किसकी, पिनेकोसाइट की, ठीक है। तो ये पिनेकोसाइट की स्ट्रक्चर है। और अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बाहर का चपटा भाग है टाइल जैसा है, ये सब आपस में जुड़ेंगे।
भाई आपके घर में फर्श अगर टाइल की लगती है तो क्या करते हैं, जैसे एक टाइल इधर से लगा दिया, एक टाइल इधर से लगा दिया, तो इन टाइलों को क्या करते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इन टाइलों को जोड़ देना है, ध्यान रखिएगा, टाइलों को आपस में जोड़ देना है। जैसे ये दो टाइल हैं तो एक ये टाइल लगा दिया, एक ये टाइल लगा दिया, देखिए दो टाइल जुड़ गए, फिर एक यहाँ लगा दिया, ये 3 जुड़ गए, एक इधर लगा दिया, 4 जुड़ गए, इधर लगा दिया, 5 जुड़ गए। तो ऐसे ऐसे सब टाइल आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं टाइल टाइल लगाते जाओ, पूरी एक सतह फर्श तैयार हो जाती है। तो बस वही आपको यहाँ करना है, ये टाइल लगाने हैं सब। ठीक है, और ये आपको इन्हीं के ये भाग जोड़ने हैं। और जैसे ये लगेगी जब यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, शायद कुछ छोटा हो जाएगा, शायद दिख जाएगा, उम्मीद करते हैं। थोड़ी देर के लिए चाहे तो क्वालिटी 720 पे कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना छोटी चीज दिखना मुश्किल है। ये ऐसे लग गई सेल। ठीक है, तो ये एक क्या लग गई, एक पिनेकोसाइड लगी। अब ये देखिए हम एक और पिनेकोसाइड लगा रहे हैं, ये पिनेकोसाइड लग गई, तो ये पिनेकोसाइड लग गई, और ये जो पिनेकोसाइड लग गई तो ये फिर आपस में दो टाइल की तरह जुड़ गई, और फिर एक और पिनेकोसाइड जुड़ गई। तो आप देख रहे हैं क्या जुड़ती जा रही है, पिनेकोसाइड, और पिनेकोसाइड जुड़ती जा रही है। जैसे यहाँ पर मैं आपको 1 2 3 दिखा दी है, तो इस तरह से ये 3 पिनेकोसाइड यहाँ पर जुड़ गई हैं, और इनके जुड़ने से बाहर की सतह बन गई है। तो जब भी पिनेकोसाइड जुड़ेंगी, जब भी आपको जोड़ना हो, कैसे जोड़ेंगे, अब आप ध्यान रखेंगे कि ये आप इसका ये वाला भाग, ये आउटर एक्सपेंडेड भाग है, और ये इनर हैंडल लाइक पार्ट। तो ये वाला जो भाग है, ये हैंडल वाला भाग ऐसे धंस जाएगा, ऐसे ये हैंडल वाला भाग ऐसे धंस जाएगा, किसमें, मीजनकाइमा में, और ये ऊपर आ जाएगा। एक टाइल लग गया। तो फर्श पे आपको जैसे टाइल लगाना होता है, तो फर्श पे टाइल ऊपर रखते हैं, ये हिस्सा नीचे चला जाता है। तो ये वाला हिस्सा कहाँ जाना है, ये हैंडल वाला हिस्सा जाना है आपका ऐसे। तो आप देखिए बाहर की सतह बना रहे हैं, तो पिनेकोसाइड लगाई, ये हैंडल वाला पार्ट अंदर की तरफ चला गया, किसकी तरफ, मीजनकाइमा की तरफ, और ये आउटर एक्सपेंडेड पार्ट सब आपस में जुड़ते गए, ये एक्सपेंडेड वाले भाग सब आपस में टाइल की तरह जुड़ते चले गए, और इसकी सरफेस का निर्माण हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसकी सरफेस आपको कैसे बनानी है, पिनेकोसाइड से। तो ये पिनेकोसाइड लगती गई, जैसे हमने 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, ऐसे पिनेकोसाइड आप बहुत सारी जोड़ दीजिए, और इसकी क्या बना देंगे, पिनेकोडर्म। ये क्या बन जाएगी, पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म तैयार कर लेंगे। फिर अब आपको पता है इसमें एक दूसरी सेल है जो अंदर की तरफ लगेगी। ये दूसरी सेल जो है ये इस तरह से होती है, इसमें कॉलर होता है। इसमें क्या होता है भाई, कॉलर, वही कॉलर वाली सेल है। और स्ट्रक्चर का डिटेल से बता देंगे, अभी आप खाली से समझ लीजिए, जनरली समझा रहे हैं। ये बेसल बॉडी है, यहाँ से इसका फ्लैजेलम निकला हुआ है। ये जो सेल आपको इस तरह की दिख रही है, कॉलर है इनमें, इन सेल में क्या चारों तरफ कॉलर है, कॉलर से क्या निकला हुआ, फ्लैजेलम। ये सेल्स कहलाएंगी कोइनोसाइट्स। ये क्या कहलाएंगी, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। ये इधर अंदर की तरफ लगानी है। तो यहाँ पर जो है ये लूजली ढीली ढीली, ये तो एकदम बिल्कुल चिपक के लगी होती हैं, ये थोड़ा सा लूजली अरेंज होती है इसमें। एक ये लग गई जैसे कोइनोसाइट, एक ये लग गई कोइनोसाइट। ठीक है, ये कॉलर हो गया, ये इसका फ्लैजेलम हो गया, ये कॉलर हो गया, ये इसका फ्लैजेलम हो गया, ये इसका कॉलर हो गया, ये इसका फ्लैजेलम हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, हम थोड़ा थोड़ा अरेंज करते जा रहे हैं किनको, कोइनोसाइट्स को। और ये कोइनोसाइट्स मिल करके एक लूज लेयर बनाती चली जा रही हैं, और ये अंदर का भाग बन गया। अंदर का भाग जिसे हम क्या कहेंगे, कोइनोडर्म। तो इधर आपका हो गया पिनेकोडर्म, ये इधर आपका क्या होगा, कोइनोडर्म। ये बना पिनेकोसाइट से, अंदर वाला किससे बना, इससे, कोइनोसाइट से। और यहाँ जो बीच में अब इसके है, ये जितना बीच में दिख रहा है, ये क्या हो गया, मीजनकाइमा हो गया। ये हो गया मीजनकाइमा। अब आप लोग जानते हैं इनके शरीर में कहीं ना कहीं रास्ता होना होता है। जैसे आपके घर में कमरे में फर्श लग जाए पूरा, ठीक है, मान लीजिए आपके कमरे में टाइल लग रहे हैं और टाइल की पूरी फर्श लग जाए। अब आपको सोचो कमरे के बीचों बीच में एक रास्ता देना हो कि पानी नीचे जाना है। अपने दिमाग में लगाइए, आप थोड़ी देर के लिए मिस्त्री बन जाइए कि कमरे में टाइल वाली फर्श लग रही है, पूरी टाइल लगा दिया आपने, और ऊपर से पानी अंदर जाने के लिए कहीं पर रास्ता देना है, नीचे गिरना है। तो बीचों बीच फर्श में आप क्या करेंगे, बीचों बीच फर्श में आप क्या करेंगे, जहां से पानी अंदर चला जाए वहां पर एक पाइप रख देंगे। देखा होगा मिस्त्री को, टाइलों के बीच में एक प्लास्टिक की पाइप वहां रख देता है, तो उतना एक रास्ता वहां पर छूट जाता है। ठीक है, तो एक रास्ता वहां पर छूट जाएगा, याद रखिएगा। वेरी गुड जावेद भैया। पोरोसाइट, यही सेल्स वहां पर रखेंगे। ये सेल्स बिल्कुल इस तरह से हैं, एक जैसे पाइप जैसे होती है नली, तो नली जैसी होती है, इधर रास्ता होता है, इधर रास्ता होता है, ऐसी कोशिकाएं हैं। तो जहां पर फर्श में छेद बनाना है वहां एक पाइप रख दी मिस्त्री ने, जो फर्श बनाई, तो वो हमेशा के लिए रास्ता हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर एक सेल्स रखेंगे, ये सेल ऐसे होगी। ठीक है,
देखने में हो सकता है आपको यहाँ पर इस तरह से लगे कि ये 2 सेल हैं, लेकिन ये 2 सेल नहीं, ये एक ही सेल है, ये कट गई है इस तरह से, ये एक ही सेल है और इसके ये 2 रास्ते हैं, एक बाहर है एक अंदर है, और ये जो सेल दिख रही है ये सिंगल सेल है, वो 2 पार्ट में कट जाती है, एक ही सेल है। भाई कोई नली होगी, जब आप एलएस काटोगे तो उसकी ऊपर की साइड भी कटेगी और नीचे की साइड, है ना, ऐसे पाइप है तो ऊपर की साइड भी कटेगी और नीचे की साइड भी कटेगी, दोनों कट जाएंगी। तो ये 2 भाग में दिखाई पड़ती है, लेकिन एक है और इस सेल का नाम है पोरोसाइट। ये हो गई मिस्त्री की पाइप, जहां उसको रास्ता अंदर का बनाना है, अंदर का रास्ता बन गया। और ये पोरोसाइट कहां से कहां तक होनी चाहिए, ध्यान दीजिए आप, ये पिनेकोडर्म से पूरा मेसेंकाइम पार करके इधर तक होनी चाहिए, यानी ये पूरा बॉडी वाल को जो है, जो इतनी मोटी इसकी ये क्या है, ये इतनी मोटी इसकी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये इतनी इसकी क्या है, बॉडी वाल है। ये इसकी क्या है, यहां लिख देते हैं, छोटा छोटा दिख जाए शायद, बॉडी वाल। तो इसकी ये बॉडी वाल है, देहरिक्ति है, शरीर की दीवार इतनी मोटी है, जिस दीवार में बाहर की तरफ पिनेकोडर्म, अंदर की तरफ कोनोडर्म, बीच में क्या है, मेसेंकाइमा। ये पोरोसाइट इतनी बड़ी होनी चाहिए जो पूरी बॉडी वाल को क्या कर जाए, पार कर जाए और इधर से लेकर के इधर तक आ जाए। तो ये पोरोसाइट आर पार चली जाएगी और ये एक रास्ता बना देगी पानी के अंदर लाने के लिए, और यही छेद क्या बन जाएगा, ऑस्टियम। इसी का नाम क्या हो जाएगा, आप लोग जान रहे हैं, ऑस्टियम। ये ऑस्टियम हो जाएगा और यहां से पानी अंदर आ जाएगा, अंदर पानी आकर के इस कैविटी में भरेगा यहाँ पर। तो जहां जहां छेद है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, वहां वहां ऐसी सेल लगानी पड़ेगी, ये इस तरह की सेल आपको लगानी पड़ेगी, छेद वाली सेल। इन छेद सेल का नाम क्या हो गया, पोरोसाइट। ये सिंगल सेल है, ट्यूबलाइन, सिंगल सेल किस तरह की, ट्यूबलाइन। ऐसी सेल लगा दीजिए और रास्ते छूट गए जगह जगह। अब सोच देख रहे होंगे आप कितने सारे क्या बन गए इसमें, ऑस्टिया, बहुत सारे क्या बन गए हैं, ऑस्टिया बन गए हैं। और इन ऑस्टिया से पानी अंदर आ रहा है और अंदर आकर के यहाँ भर रहा है, कहाँ, स्पंजोसील में। तो जितने भी ऑस्टिया हैं इनसे पानी अंदर आएगा और अंदर आकर के पानी यहाँ कहाँ भरेगा, स्पंजोसील में। जब हमको पता है कि एनिमल है, हेट्रोट्रॉफिक है, अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते हैं और ये हिलडुल भी नहीं सकते हैं, शिकार पकड़ भी नहीं सकते हैं, शिकार को खा भी नहीं सकते हैं, तो जब शिकार को खा नहीं सकते तो शिकार खुद इनके पास आता है, लो हमें खा लो, आ रही बात समझ में। तो शिकार खुद इनके पास चल करके आता है। तो जब इनके शरीर में जल की धारा अंदर आती है, वाटर करंट अंदर आएगी, तो वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल्स जो होंगे वो भी इनके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो फूड पार्टिकल्स भी इनके अंदर आ जाएंगे, कहाँ, स्पंजोसील में। और इस पानी में अंदर की तरफ ये जो लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, कोनोसाइट्स। तो जो स्पंजोसील है उसमें पूरा अंदर, हमने पूरा नहीं बनाया, अब आप बना सकते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, जहां हम फिंगर से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हर जगह पूरा अंदर अंदर अस्तर लगा है, किसका, कोनोसाइट का। तो हम कह सकते हैं स्पंजोसील कोनोसाइट से या कोनोडर्म से लाइंड है यानी स्ट्रेटिफाइड है। लाइंड सब समझिएगा, तो लाइंड है या कह सकते हैं स्ट्रेटिफाइड है। हिंदी में बोलते हैं स्तरित, क्या कहते हैं, स्तरित। तो अस्तर लगा होता है, जैसे इसमें तो हमारे में नहीं लगा हुआ, वैसे जैसे जैकेट होता है, आप इसमें तो सर्दी का सीजन चल रहा है, जैकेट में अंदर देखिए किसी में फर बाल जैसे लगे होते हैं, किसी जैकेट में अंदर कंबल टाइप का कपड़ा लगा होता है, किसी जैकेट में अंदर प्लास्टिक की पन्नी जैसा लगा होता है, तो अलग अलग तरह का लगा होता है। तो ये जैकेट बाहर से है और अंदर अगर इसके मान लीजिए वो फर जैसा लगा हुआ है, बाल जैसे लगे हुए हैं, वो इसका अंदर का क्या हो जाएगा, अस्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए ये क्या है, आपकी स्पंजोसील है और इसमें यहाँ जो आपको मिलेगा वो अंदर का क्या हो जाएगा, अस्तर हो जाएगा, अंदर का वो क्या हो जाएगा, अस्तर हो जाएगा। और ये स्ट्रेटिफाइड है किससे, कोनोडर्म से। थैंक यू शिल्पी जी। और सभी को एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इसकी स्ट्रक्चर है कैसी। तो आप ये समझिएगा, जैसे एक पाइप है, ठीक है, मान लीजिए प्लास्टिक की पाइप है और उसमें पानी बह रहा है, तो वो पानी प्लास्टिक को टच कर रहा होगा, प्लास्टिक की पाइप में पानी बह रहा है तो प्लास्टिक को टच कर रहा होगा। लेकिन आप समझिए पाइप प्लास्टिक की है लेकिन उसमें अंदर अंदर रबड़ मढ़ी हुई है, पाइप प्लास्टिक की है, अंदर अंदर रबड़ मढ़ी हुई है। अब उस पाइप में पानी जो बह रहा है, ऐसी प्लास्टिक की पाइप जिसमें अंदर अंदर पूरा यहाँ रबड़ लगी हुई थी, ऐसी प्लास्टिक की पाइप में जब पानी बहेगा तो क्या प्लास्टिक को टच करेगा, प्लास्टिक को नहीं टच करेगा। क्यों, क्योंकि अंदर अंदर यहाँ पर उसमें अस्तर लगा हुआ है, वो स्ट्रेटिफाइड है, किससे, रबड़ से। तो
तो एक प्लास्टिक की पाइप जिसमें अंदर अंदर रबड़ लगी है, उसमें जब भी पानी बहेगा तो वो रबड़ से टच करेगा, ना कि प्लास्टिक से। तो ऐसे ही आप समझिए स्पंजोसील में जो भी पानी आएगा वो टच करेगा, इसमें पूरा अंदर अंदर यहाँ 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 सब जगह क्या लगा है, कोइनोसाइट्स लगी हैं, ये सब कोइनोडर्म्स लगी हुई हैं। तो ये पूरा टच करेगा तो सिर्फ किसको, कोइनोडर्म को, इसका पिनेकोडर्म से मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे अलग अलग में जो है, अलग अलग स्पंजेस में अलग अलग तरह के कैनाल सिस्टम है। ये तो अभी सबसे सिंपल वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, स्कान टाइप, साइकान टाइप, ल्यूकान टाइप, उसमें एपोडल, डिप्लोडल, यूरीपाइलस सारे पढ़ेंगे। लेकिन पहले इसका एक अंदाजा लग जाए आपको कि स्पंजोसील जो है यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड है किससे, कोइनोडर्म से। और जो भी चीजें आएंगी स्पंजोसील में अगर हम आपको रख दें, जैसे अगर आपसे कहा जाए आप जाओ और स्पंजोसील में बैठ जाओ, तो अगर आप यहाँ पर आकर के बैठ गए, कहाँ बैठ गए, स्पंजोसील में, तो आप चारों तरफ देखोगे तो आपको कोइनोडर्म ही नजर आएगी। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, स्पंजोसील में, तो आपको चारों तरफ अपने क्या नजर आएगी, कोइनोडर्म नजर आएगी। कोइनोडर्म से स्तरित है और यही एक बहुत बड़ा रीजन है, जहां पर भी कोइनोडर्म का स्ट्रेटिफिकेशन होगा, जहां पर भी कोइनोडर्म से स्ट्रेटिफाइड होगी जो जगह, वही जगह पर फीडिंग होगी, क्योंकि यहीं पर ये कोइनोसाइट्स होंगी जो फूड को इंजेस्ट करती हैं, भोजन को ग्रहण करती हैं। फूड इनके अंदर आता है एक थैली में, फूड की थैली यानी फूड एक्चुअल बन जाती है। तो वाटर करंट जो है ऑस्टिया से होते हुए अंदर आई, स्पंजोसील में भर गई। स्पंजोसील में जो पानी भरा स्पंजोसील में, साथ में फूड पार्टिकल भी आ गए। फूड पार्टिकल किसने ले लिए, फ्लैजिलम ने की हेल्प से इन्होंने, कोइनोसाइट ने फूड पार्टिकल को ग्रहण कर लिया, फीडिंग हो गई, इंजेक्शन हो गया। खाना खाने नहीं गया था ये स्पंज, खाना खुद इसके पास जल की धारा के साथ चल के आ गया। और जब खाना पकड़ लिया, खाना पकड़ने के बाद इसके अंदर आया, किसके अंदर, कोइनोसाइट के अंदर भोजन आया। और पहले वहां फूड एक्चुअल में थोड़ा सा पचता है, पार्शियली, पूरा नहीं पचेगा, थोड़ा सा पचेगा। यहाँ कहां, कोइनोसाइट में पार्शियली डाइजेशन होगा, पार्शियली डाइजेशन होगा। फिलहाल जो पार्शियली डाइजेशन होगा कोइनोसाइट में, लेकिन होगा तो सेल के अंदर ही। और फिर वो जो फूड है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस मीसेंकाइम में कुछ ऐसे आवारा कोशिकाएं होती है जो टहलती रहती हैं। जैसे कुछ लड़के आवारा हो जाते हैं, है ना, घर वाले कहते हैं हमारा तो लड़का आवारा हो गया, तो टहलते रहता है इसमें। तो ऐसे ही ये कुछ आवारा कोशिकाएं होती हैं जो इधर से उधर पूरा मीसेंकाइम में टहलती रहती हैं। ये पूरे मीसेंकाइम में अमीबा की तरह ऐसे अमीबॉइड मूवमेंट करती हैं, किसकी हेल्प से, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। तो अमीबॉइड मूवमेंट करती रहती हैं। ये क्या मीसेंकाइम में सेल्स हैं, लेकिन हमने कहा मीसेंकाइम नॉन सेलुलर है, वो सेल का नहीं बना, उसमें सेल्स एम्बेडेड है, पड़ी है। मीसेंकाइम जब भी आपसे कहा जाएगा आप कहेंगे मीसेंकाइम नॉन सेलुलर या एसेलुलर, वो सेल का नहीं बना है, वो सिक्रीशन है, श्रावण है। मीसेंकाइम सिक्रीशन है इनका, किसका, मेनली पिनेकोसाइट का। इन्हीं से जो स्राव निकला वही स्राव बीच में जमा हो गया और पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में क्या बन गया, मीसेंकाइम। इस मीसेंकाइम में जो टहल रही है ये क्या है, अमीबोसाइट। ये क्या है, अमीबोसाइट, वेरी गुड। और ये अमीबोसाइट यहाँ मीसेंकाइम में थी। सोचो, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, इस जगह पर हम बना रहे हैं, ये है कोइनोसाइट, ये कोइनोसाइट, ये इसका कॉलर है और ये इसका फ्लैजिलम है। ये फूड आया, इस कोइनोसाइट ने पकड़ा, फूड इस कोइनोसाइट को मिल गया, कोइनोसाइट की फूड इक्वल में आया, थोड़ा सा डाइजेशन हो गया, जो जितना भोजन कोइनोसाइट को चाहिए उतना खुद ले लिया। बेईमान नहीं कि सारा खाना अकेले खा जाए, ठीक है। फिर उस कोइनोसाइट ने क्या किया, वो खाना इसको दे दिया, जो पीछे कौन थी, अमीबोसाइट। कोइनोडर्म के नीचे क्या है, इधर पिनेकोडर्म, P फॉर पिनेकोडर्म, इधर C फॉर कोइनोडर्म और बीच में M फॉर मीसेंकाइम। PMC याद रखिए, PMC, इधर पिनेकोडर्म, इधर कोइनोडर्म, बीच में मीसेंकाइम। तो जो फूड था वो मीसेंकाइम में ट्रांसफर कर दिया गया, किसको, अमीबोसाइट को। और अमीबोसाइट को जब फूड मिल गया तो बाकी डाइजेशन अमीबोसाइट में होगा। और ये अमीबोसाइट टहल तो रही ही है, तो हमने कहा था आवारा तो ही है, लेकिन ये बिल्कुल जैसे होते हैं आवारा, बिना काम के घूमते हैं, लेकिन ये घूमते घूमते काम भी ये करती हैं। ये घूमते घूमते पूरी हर जगह जाती हैं और जिस सेल को भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये न्यूट्रिशन पहुंचा देती हैं। ध्यान रखिएगा, उसको ये न्यूट्रिशन पहुंचा देती हैं। तो ये जो सेल अगर आपको यहाँ दिख रही होगी, इस कोइनोसाइट ने फूड कैप्चर किया था, भोजन पकड़ा कोइनोसाइट ने था इसने, और इसने फूड थोड़ा सा पचाया, बाकी फूड इसने दे दिया किसको, अमीबोसाइट को। और अमीबोसाइट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। वो अमीबोसाइट जो डेवलपिंग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, उन अमीबोसाइट को क्या कहते हैं, लिखिएगा आप लोग। मीसेंकाइम में जो भी कोशिकाएं हैं सब अमीबोसाइट है, लेकिन इनमें काम के आधार पर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, याद रखिएगा। इनमें क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन है, काम का बंटवारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ अलग अलग आर्गन नहीं है, लेकिन अलग अलग सेल अपने अपने काम बांट लेंगी। वेरी गुड, जया और पंकज का आंसर सबसे जल्दी आया। इन्हें कहेंगे ट्रोफोसाइट। जो न्यूट्रिशन बांटती हैं उनको हम कहते हैं ट्रोफो। ट्रोफो शब्द ही आता है न्यूट्रिशन के लिए, जो डेवलपिंग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी उन्हें कहेंगे ट्रोफोसाइट। अच्छा ठीक, वेरी गुड, आपने बताया कि ट्रोफोसाइट सभी को जो कोशिकाएं विकसित हो रही होंगी उनको भोजन पहुंचा देंगी, ये भी एक प्रकार के अमीबोसाइट हैं। तो मीसेंकाइम में टहलने वाली, मीसेंकाइम में टहलने वाली सेल क्या हो गई? जो अमीबा लाइक सेल्स हैं इनका नाम हो गया अमीबोसाइट। अमीबोसाइट कहां है? अमीबोसाइट्स कहां है याद रखेंगे? मीसेंकाइम में। तो क्या हम ये कह दें मीसेंकाइम अमीबोसाइट का बना है? तो रॉन्ग हो जाएगा। मीसेंकाइम नॉन सेलुलर है, वो किसी कोशिका का नहीं बना है, सिर्फ उसमें कोशिकाएं मूवमेंट करती रहती है, चलती रहती है। अब ये अमीबोसाइट के अलग अलग काम हैं, बहुत डिटेल से एक एक सेल देखेंगे, लेकिन जो यहाँ पर आगे उसका हमने काम देख लिया। कौन सी आई अभी? ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट किस लिए? न्यूट्रिशन के देने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप डायग्राम पे नजर मार रहे होंगे जरा सब लोग, तो आप ये समझिएगा जैसे ये क्या थी? कोनोसाइट, इसने खाना पकड़ा, इसको दिया। ये कौन था? अमीबोसाइट, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, यानी ट्रोफोसाइट। अब ये ट्रोफोसाइट यहां से खाना लेके बढ़ी, हमारे डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, फूड लेके बढ़ी आगे तो रास्ता बंद है, देखो यहाँ तो पाइप पड़ी है, तो अब इधर तो पाइप फंस गई, तो अभी आगे जा पाएगी नहीं जा पाएगी? या इधर को चली तो थोड़ी दूर तक गई, फिर रास्ते में क्या गई? पोरोसाइट, फिर रास्ते में आ गई पोरोसाइट। तो ये कैसे हम कह रहे हैं पूरी बॉडी वाल में चल रही है, कैसे ये हर जगह जा रही है, कैसे ये पूरे मीसेंकाइमा में चल रही है? भाई यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ये कॉलर वाला, फ्लैजिला वाला, ये है कोनोडर्म, यहाँ बाहर है पिनेकोडर्म, बीच में है मीसेंकाइम। ये अमीबोसाइट के रास्ते में ये पोरोसाइट बाधा नहीं डाल रही, अड़ंगा नहीं लगा रही कि तुमको आगे नहीं जाने देंगे, यहाँ पर रास्ता आगे बंद, फाटक बंद, आगे नहीं जाने देंगे, ऐसा फाटक बंद लग रहा है। ये अमीबोसाइट आती कहां से है? अमीबोसाइट देखो जितनी भी सेल्स हैं इसमें कुछ सेल्स डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं, कुछ सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं। जो सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती हैं वो उन्हें आर्कियोसाइट कहते हैं। अभी हम देखेंगे आर्कियोसाइट कहते हैं वही सभी सेल को बनाती हैं, हर सेल को बनाने वाली आर्कियोसाइट। रास्ता बंद नहीं है, फाटक बंद नहीं है, तो फाटक बंद नहीं है तो कहां से जाएंगे? फाटक बंद नहीं है तो कहां से जाएंगे? जैसे ये अमीबोसाइट जा रही थी, रास्ते में पोरोसाइट पड़ गई, तो ये आगे कैसे अब जाएगी? आपको डायग्राम देख के हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन अगर आप रियल में समझेंगे तब आपको नहीं लगेगा। आप अपने घर में बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं अपनी फर्श पर पैर रखे हैं, समझिएगा टाइल वाली फर्श लगी है, आपने पैर रखा है कहां? आपका पैर जो अपनी फर्श पर है वो है आपकी पिनेकोडर्म, वो आपकी क्या है? पिनेकोडर्म। और उसमें एक पाइप लगा दीजिए, फर्श में एक पाइप लगी हुई है, बाहर आपका जो फर्श है ऊपर है पिनेकोडर्म, फर्श के नीचे जो मसाला भरा हुआ है, जो सीमेंट मोरंग भरी हुई फर्श के नीचे बीच में, वो मान लीजिए है मीसेंकाइम, और नीचे फर्श के अंदर की तरफ मान लीजिए उसके नीचे जो है वो है कोनोडर्म। तो कहीं पर बीच में एक पाइप है, तो आपका ये टाइल है, ये टाइल है, ये टाइल है, आपके इस टाइल के नीचे, यहाँ ये टाइल के नीचे क्या है? मीसेंकाइम है, इसमें आ रही, ये यहाँ पर है आपका मीसेंकाइम। समझिएगा ये पाइप है, ये टाइल है, और ये यहां से क्या आ रही थी? ये पाइप है, ये टाइल है, ये ऐसे आ रही थी कौन? ये ऐसे आ रही थी कौन? अमीबोसाइट। पाइप ये पड़ी, पाइप ये रास्ते पड़ी, रास्ता जाम नहीं है, ये इधर से होके निकल जाएगी, इधर से होके निकल जाएगी। तो रियल डायग्राम तो आपका इस तरह से है, रियल डायग्राम आपका इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ पर ये पाइप रखी हुई है, ये पाइप जो आपकी है वो इस जगह पर है। ये पाइप किस जगह पर है? दो पिनेकोसाइट के बीच में, और इसके नीचे पूरी बॉडी सरफेस ऐसे बन रही है, टाइल 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 की तरह क्या लग रही है? पिनेकोसाइट, और पूरा नीचे क्या है? मीसेंकाइम है। तो रास्ता बंद नहीं होगा। ये डायग्राम देख के कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, हाँ बॉडी वाल पूरी है, ठीक है। पूनम को कुछ कंफ्यूजन है, आप दिमाग में लगाइए कि ये आपकी फर्श है, तो आपकी फर्श में दो, पूरी फर्श, कमरे की फर्श में नजर दौड़े, टाइल लगे सब जगह, और बीचों बीच कमरे में एक पाइप रखी हुई है। तो ऊपर जो टाइल है वो है पिनेकोसाइट, जो पाइप है वो क्या है? पोरोसाइट, और टाइलों के नीचे क्या है? मीसेंकाइम। तो मीसेंकाइम में चलती हुई से ये दो टाइल है, यहाँ पाइप रखी है, ये चलती हुई क्या ही? अमीबोसाइट। पाइप ये रास्ते पड़ी तो वो इस पाइप के इधर या उधर से निकल जाएगी, पूरी सब जगह तो मीसेंकाइम ही है। तो आप इसको देख के मत सोचिएगा यहाँ रास्ता बंद है तो खड़ी काट है। ये हम 3D में अगर आपको बनाए, इस चित्र को बाहर निकाल के दिखाएं तो आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अमीबोसाइट आ रही है, अमीबोसाइट आ रही है, रास्ता इधर लग रहा है, पोरोसाइट बंद है, वो इधर से होके चली जाएगी। हमारे हाथ पे ध्यान दीजिएगा,
ये अमीबोसाइट ऐसे जाएगी, आगे आपको लग रहा है रास्ता नहीं बंद है, ये अमीबोसाइट, ये जहां पाइप पड़ेगी, ये पाइप के इधर से ऊपर से साइड से होती चली जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी वाल तो पूरी है, आपकी बॉडी वाल तो सब जगह है, तो बॉडी वाल में जगह जगह पाइप है। अगर यहाँ पर पाइप है तो वो साइड इधर से चली जाएगी, यहाँ पाइप पड़ेगी वो साइड इधर से जाएगी, कोई जरूरी है यहाँ से होकर जाना। जहां छेद है हाँ वहां रास्ता है, जहां छेद है वहां रास्ता है, किसके लिए? पानी के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू पूनम जी, समझ में आ गया। बस ये ऑनलाइन में समझाना बहुत मुश्किल होता है, अगर ये आप लोग ऑफलाइन होते तो दिमाग में हम सब चिपका के धर देते आपके एक एक चीज, लेकिन जो है हाँ हाल के अंदर पिलर से टकराते नहीं। वेरी गुड वीरेंद्र भैया, हाँ हाल के अंदर पिलर होगा, पिलर हाल में एक पिलर लगा है तो खंबे के इधर उधर से निकल जाएंगे। वेरी गुड। तो ऑफलाइन में पढ़ाना थोड़ा आसान है, ऑनलाइन में है बहुत टफ, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इसलिए मजा आता है। तो ये हम लोगों ने समझा, इसका स्ट्रक्चर समझा। और अब ध्यान दीजिएगा, ये इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी इस तरह से रुकी है, तो इसको कोई मजबूती चाहिए, कोई सहारा चाहिए ना, कोई सपोर्ट चाहिए, तो इसकी मजबूती देने के लिए कौन सा काम होगा? तो अगर ये रेड पेन चल रहा होगा किसी से बना देते हैं, नहीं चल रहा है, देखते हैं कोई दूसरा मार्कर चल रहा है। तो यहाँ पर जो ये मीज़ेनकाइम है, देखिए यहीं पर ये इस तरह से ये कुछ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पर मीज़ेनकाइम में पड़ी हुई है, ये भी मीज़ेनकाइम में पड़ी रहती है स्ट्रक्चर्स। ये देखिए यहाँ ये आप सबको पता है, यही तो इस फाइलम का क्लासिफिकेशन का बेस है। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? ये जो कंटिकाएं हमने बनाई, ये कंटिकाएं मोनोएक्सॉनिक, ट्राइएक्सॉनिक, एक अक्ष वाली, तीन अक्ष वाली, ये क्या है? स्पिक्यूल्स हैं। ये क्या है? स्पिक्यूल्स है। स्पिक्यूल्स माने कंटिकाएं बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कंटिकाएं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये स्पिक्यूल्स यानी कंटिकाएं हैं, और ये जो कंटिकाएं हैं ये अलग अलग होती है, किसी में कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, किसी स्पंज में सिलिका की बनी होती है ना। वो आपका क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं बनी है तो कैलकेरिया है, सिलिका की बनी है तो हेक्साक्टिलिडा है, और इसमें जो है स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिक्यूल्स दोनों भी मिल सकती हैं, तो उनको हम डीमोस्पॉन्जी में रखते हैं। उनको किसमें रखते हैं? डीमोस्पॉन्जी में। ठीक है, तो हमने समझाने के लिए आपको बताया कि दिख जाए आपको। ठीक है, वो अभी आपको हम बताएंगे एग्जाम उसके पास क्या होता है इस तरह से। तो ये यहाँ पर आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बताया कि आप समझिएगा, एक मोनोएक्सॉनिक होती है, ट्राइएक्सॉनिक होती है। जो मोनोएक्सॉनिक स्पिक्यूल है वो अभी आप दोनों मसल का यूज देखेंगे। तो ये बॉडी में सब जगह जगह मीज़ेनकाइम है, और उसमें अंदर से सपोर्ट देने के लिए वहां पर क्या पड़ी है? स्पिक्यूल पड़ी हुई है, जो उसको अंदर से सहारा दे रही है। जो अंदर से क्या दे रही है? सहारा दे रही है। इसका स्केलेटल सिस्टम है, एंडोस्केलेटन है, बॉडी के अंदर है, ये बॉडी के अंदर है, तो इन्हें क्या कहेंगे? एंडोस्केलेटन। तो इसका जो एंडोस्केलेटन सिस्टम होगा वो किसका बना होगा? स्पिक्यूल्स का। अब यहां से ऑस्कुलम से लगातार पानी निकल रहा है ना, एक जगह से लगातार पानी निकलता है, तो हो सकता है वो जगह बार बार पानी निकलने से फट जाए, उसके चिथड़े चिथड़े हो जाए, मजबूती चाहिए। तो यहाँ पर ये खास बात, जैसे आप लोगों ने बताया, यही चीज आपको हम भी समझाना चाहते थे कि यहाँ पर ये मोनोएक्सॉनिक स्पिक्यूल की पूरी झालर जैसी लगी होती है चारों तरफ। जैसे कांटे वाला मुकुट पहना दो, तो मुकुट जो है वो कैसा है? कांटे वाला मुकुट, जैसे राजा लोगों के सिर पे होता है। तो ऐसे चारों तरफ सिंगल सिंगल जो मोनोएक्सॉनिक स्पिक्यूल है, ये चारों तरफ से इनकी पूरी फ्रिंज मतलब झालर जैसी लगी होती है, जिससे इसको मजबूती मिलती है। और यहीं पर एक स्पेशल प्रकार की जो सेल्स होती हैं जो सिकुड़ सकती हैं या फैल सकती हैं, ये सिकुड़ने वाली या फैलने वाली सेल्स होती हैं, इनको बोलते हैं मायोसाइट। क्या बोलते हैं? मायोसाइट। आप सभी लोग जानते हैं मायो जो वर्ड है, वो मायो वर्ड किसके लिए आता है? मसल लाइन। तो ऐसी ये मायोसाइट होती हैं। ये मायोसाइट इस ऑस्कुलम के साइज को छोटा और बड़ा कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मायोसाइट भी पाई जाती हैं। चलिए, तो अब हम लोगों को स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो गया। ठीक है, एक आधार से चिपका है, जिस आधार से चिपका है ये इसका क्या हो गया? सबस्ट्रेटम। ये इसका हो गया सबस्ट्रेटम। ये इसकी शरीर है, ये इसका बॉडी वाल है, पिनेकोडर्म, कोएडर्म, बीच में क्या हो गया? मीज़ेनकाइम। यहाँ सब पूरा क्या भरा है? मीज़ेनकाइम भरा है। ठीक है, ये अंदर स्पंजोसील हो गई। और अब हम देख रहे हैं कि आस्टिया से पानी अंदर आया, कहां भरा? स्पंजोसील में, फूड पकड़ लिया गया, बाकी पानी स्पंजोसील से बाहर चला गया। कैसे बाहर चला गया भाई? ये कैसे हो गया? पानी का मूवमेंट कैसे हो गया? पता होगा हालांकि सब लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे। जैसे ये यहाँ एक पानी की खाली बॉटल पड़ी हुई है, ठीक है,
तो इस तरह से आप देखिएगा, जैसे पानी की बॉटल है और इस बॉटल में अगर ये छेद है, ये देखिए ये ऐसे छेद है, ये छेद आपको दिख रहे होंगे अब। तो ये जो छेद है ये क्या है, ऑस्टिया है। ये छेद क्या है, ऑस्टिया है। और ये जो ऊपर जो छेद आपको दिख रहा होगा ये वाला क्या है, ऑस्कुलम है। मान लीजिए ये बोतल जो है ये क्या स्पंज है, और आप स्पंज को एक पानी में डाल दीजिए। तो जैसे ही ये बोतल पानी में डालेंगे इन छेदों से पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा, पूरी बोतल भर जाएगी, पानी अंदर आएगा और पूरी बोतल भर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप इसको पानी में डुबो देंगे तो पानी अंदर आएगा फिर बाहर जाएगा, फिर अंदर आएगा फिर इस ऑस्कुलम से फिर बाहर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस स्पंज के अंदर कोई मोटर या पंप तो लगा नहीं है कि अंदर बाहर का पानी अंदर और अंदर का पानी बाहर। आप खुद फील करिए, एक बोतल में छेद है और इस बोतल को आप पानी में डुबोइएगा, अपने घर करिएगा बाल्टी में बोतल को डुबो दीजिएगा, और जैसे डुबोएंगे इन छेदों से पानी पहले अंदर आएगा और उसके बाद बोतल में भर जाएगा। फिर ये फ्लो नहीं चलेगा कि वाटर अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। जिन लोगों को पता है उनका बहुत बढ़िया क्लियर है कि ये जो कोइनोसाइट के जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला बीटिंग करते हैं, ये इस तरह से बीटिंग करते हैं, इस तरह से स्पंदन करते हैं। इन्हीं की वजह से ये जो पानी है वो बाहर की तरफ धक्का मारा जाता है और धक्का मार के स्पंजोसील का पानी बाहर की ओर निकाल देंगे। तो धक्का लगाएंगे स्पंजोसील का पानी बाहर चला जाएगा। जब अंदर का पानी स्पंजोसील का पानी बाहर ऑस्कुलम से निकल जाएगा तब बाहर से और फ्रेश वाटर और अंदर की तरफ आएगा। बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे हैं। तो ये जो फ्लैजिलम है यही जिम्मेदार है। अगर सारे फ्लैजिलम काट दिए जाएं, अगर अंदर के सारे फ्लैजिलम काट दिए जाएं तो क्या होगा, ऑस्टिया से एक बार पानी अंदर आ सकता है, स्पंजोसील में भर जाएगा, फिर वो पानी बाहर नहीं जाएगा। अब जब वो पानी बाहर नहीं जाएगा स्पंजोसील का तो और पानी अंदर नहीं आएगा, और पानी अंदर नहीं आएगा तो खाना नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगी, स्पंज मर जाएगा। तो फ्लैजिला बहुत जरूरी है इसके जीवन के लिए। ठीक है, बिल्कुल। डाटा फिनिश हो गया, कम पे चलाया करिए भैया, कम क्वालिटी रखिए, 480 रख लीजिए, ज्यादा रखेंगे तो चला जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये फ्लैजिला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये फ्लैजिला ही निकालने के लिए जिम्मेदार है। अगर इनको हमने सबको काट दिया तो ये स्पंज की डेथ हो जाएगी। और जैसे क्वेश्चन पूछा था, स्पंज है उसके ऊपर हमने पूरा वैसलीन या मोम लगा दिया, तो अगर वैसलीन या मोम उसके पूरा ऊपर से लगा देंगे पूरे स्पंज के ऊपर, तो ये बाहर के जितने छेद है ऑस्टियम ये भी बंद हो जाएंगे, पानी का अंदर आना भी बंद हो जाएगा, तब भी इसका काम नहीं चलेगा। तो अब हम समझ गए हैं पानी बाहर से इनग्रेसिंग वाटर ऑस्टिया से अंदर आता है, ऑस्टिया से अंदर आता है, कहां बढ़ता है, स्पंजोसील में। फिर ये कोइनोसाइट के फ्लैजिलम इस पानी को धक्का दे दे करके स्पंजोसील में ऊपर की ओर ऑस्कुलम और ऑस्कुलम से बाहर की ओर निकाल देते हैं, और इस तरह से इसके अंदर पानी अंदर आता रहता है बाहर जाता रहता है, और एक शरीर में जल नलिका प्रणाली डेवलप हो जाती है। ये इस फाइलम का सबसे बड़ा लक्षण है, वाटर कैनाल सिस्टम। कौन सा कैरेक्टर है ये, वाटर कैनाल सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ये इस फाइलम का सबसे स्पष्ट कैरेक्टर हो जाएगा, वाटर कैनाल सिस्टम। ध्यान दीजिएगा। एक्वीफेरस सिस्टम, वेरी गुड रानी अंजलि, एक्वीफेरस सिस्टम भी कह सकते हैं। एक्वा मतलब जल, तो जल ही की वजह से हो रहा है, जल को धारण करता है, जल को निकालता है, तो इसे कहेंगे एक्वाफेरस सिस्टम। और आप समझिएगा, जैसे ये जो स्पंज है इसमें देखिए बड़ी भारी स्पंजोसील है, बड़ी भारी स्पंजोसील है, इसमें इतना सारा पानी भरा है, ज्यादा पानी भरा उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। और अगर यही स्पंजोसील छोटी हो जाए, नैरो हो जाए, या स्पंजोसील के टुकड़े हो जाए, इसकी कई जो है शाखाएं हो जाए, ब्रांच हो जाए, ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो पानी को निकालना आसान हो जाएगा, है ना। आपको एकदम बड़ा सा गड्ढा दे दिया जाए, कहो इसमें पानी निकालो, और आपको छोटे छोटे जगह दे दीजिएगा इनसे पानी निकालो, आसान हो जाएगा। तो जो बड़ी स्पंजोसील है, एक बड़ी सिंगल लार्ज स्पंजोसील, सिंगल स्पंजोसील, उसमें पानी भरा है, उसको निकालना बहुत कठिन है। ये छोटे छोटे फ्लैजिला, नन्हे नन्हे फ्लैजिला कितना पानी बाहर निकाल पाएंगे, तो बड़ा धीरे धीरे पानी निकलता है, धीरे धीरे पानी निकलता है, तो धीरे धीरे पानी अंदर आता है, धीरे धीरे पानी अंदर आता है, तो धीरे धीरे आता है, तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन, धीरे धीरे पानी के साथ ऑक्सीजन सब धीरे धीरे मिलता है, और स्पंज कम डेवलप होते हैं। तो स्पंज वो ज्यादा डेवलप है जिनकी स्पंजोसील बड़ी है या जिनकी स्पंजोसील नैरो है। अब आप लोग समझ सकते हैं, जिनकी स्पंजोसील बड़ी है या जिनकी स्पंजोसील नैरो है। ध्यान रखिएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जितना ज्यादा हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जितना ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, उतना क्या होता जाएगा, हाँ, स्पंजोसील नैरो होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, और आगे चल करके स्पंजोसील गायब हो जाती है, वहां एक्सफ्लैजिलर कैनाल बन जाती है ना।
तो वहां पर धीरे धीरे गायब हो जाती है। ठीक, नैरो स्पंजोसील जो है वो डेवलप करैक्टर है। तो जब हम एस्कान से साइकान की ओर बढ़ेंगे, साइकान से ल्यूकान की ओर बढ़ेंगे, तो हमें घटती हुई दिखेगी क्या, स्पंजोसील। फिर अभी हमने एस्कान टाइप भी बनाया है, ये जो आपके सामने बना है सबसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम बना है, कौन सा, एस्कान टाइप। ठीक है, बाकी जो कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे तो हम सारे देखेंगे। एस्कान टाइप में आपने देखा आउटसाइड वाटर, आउटसाइड वाटर, आउटसाइड वाटर कहां से अंदर आया, ऑस्टिया से, ऑस्टिया से होते हुए कहां भर गया, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से फिर कहां निकला, ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से फिर बाहर को चला गया, फिर आउटसाइड को चला गया। तो बाहर से पानी आया और फिर बाहर को चला गया। जो इनग्रेसिंग वाटर अंदर आता है, जो आउटग्रेसिंग बाहर चला जाता है। ठीक है, इन करंट और एक्स करंट, अंदर आने वाला इन करंट, बाहर जाने वाला एक्स करंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नैरो वाले मोर डेवलप है। ठीक, वेरी गुड। जिसकी स्पॉन्जोसील जितनी पतली, जितनी छोटी, जितनी रिड्यूस, उतना ही डेवलप। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। ये कौन सा कैनाल सिस्टम हो गया, एस्कान टाइप। ये एस्कान टाइप सबसे सरल है, एस्कनाइड स्पंज में पाया जाता है, जैसे ल्यूकोसिलिनिया है, तो इसमें आपका कौन सा पाया जाएगा, एस्कान टाइप। एस्कान टाइप जिनमें पाया जाएगा एस्कनाइड स्पंज कहेंगे। और बहुत सारे स्पंज है जैसे भी बने, है ना, जो आपके सामने जैसे डायग्राम में बना दिया है, ये अगर हम माने किसी स्पंज का है तो ऐसे तो समझ लीजिए किसी स्पंज का नहीं है। और अगर मानते हैं तो एक काल्पनिक अवस्था मानी जाती है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा, ओलिंथस स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिंथस स्टेज। ये ओलिंथस स्टेज जो है ये प्रिमिटिव हाइपोथेटिकल एंसेस्ट्रल स्टेज है। ये क्या है, प्राचीन हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक एक एंसेस्ट्रल स्टेज है, पूर्वजीय अवस्था है। मानते हैं कि ऐसा कोई पूर्वज रहा होगा जिसमें आपने आपको जो ये आपको बता रहे स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर मिलता जुलता किसका होगा, ओलिंथस का। और जितने भी स्पंज हैं इनका डेवलपमेंट ओलिंथस से ही हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसका टर्म याद रखिएगा, ओलिंथस स्टेज इसी टाइप की लगभग मिलती जुलती स्टेज है जो हमने आपके सामने बोर्ड पे बना रखी है। ऐसा ही एक स्पंज क्या होगा, ओलिंथस, वो सभी का पूर्वज है, एक काल्पनिक अवस्था है, हाइपोथेटिकल स्टेज है, वो आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं स्पंज में। और हम लोगों ने जो पढ़ा कि अब ये जो इनके शरीर में जो वाटर कैनाल सिस्टम बन गया, इसके क्या क्या काम है। वाटर कैनाल सिस्टम से आप देख रहे हैं, वाटर कैनाल सिस्टम से ही क्या आ रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम से ही ऑक्सीजन अंदर आ रही है, भोजन अंदर आ रहा है। भाई जल की धारा के साथ भोजन अंदर आया, भोजन अंदर आया यानी इसका पहला काम क्या हो गया, न्यूट्रिशन। वाटर कैनाल सिस्टम का पहला काम क्या हो गया, न्यूट्रिशन। दूसरा काम ध्यान दीजिएगा, पानी जब फ्रेश वाटर अंदर आता है तो जो भी जलीय पौधे हैं, पानी में एक्वाटिक प्लांट है, वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन भी अंदर आती है और ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं को मिल जाती है। यानी अगला काम क्या हो गया, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मतलब श्वसन हो गया। और श्वसन के बाद ये जब शरीर से पानी की धारा बाहर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। और जो शरीर के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, मेनली जैसे बताया था स्पंजों में अमोनिया होती है। हमने कहा था ज्यादातर जो एक्वाटिक होते हैं वो अमोनिया ही निकालते हैं, क्योंकि पानी में रह रहे हैं और अमोनिया को निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए। तो पानी में ही रह रहे हैं तो अमोनिया कौन दिक्कत है, अमोनिया निकालो। तो ऐसे ज्यादातर ये जो होते हैं अमोनोटेलिक होते हैं तो अमोनिया निकालते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन और जल की धारा के साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकल गए, तो एक्सक्रीशन। और अगला जो रोल इसका है वो फर्टिलाइजेशन में भी है, रिप्रोडक्शन में भी है। जैसे एक ये स्पंज लगा था, स्पंज में क्या होता है, ये जो यहाँ ये जो बॉडी वाल है, इसी बॉडी वाल में जो टहल रही थी कोशिकाएं, म्यूकोसाइट्स में हमने कहा एक आर्कियोसाइट है। आर्कियोसाइट टोटीपोटेंट सेल है और टोटीपोटेंट सेल ही क्या करती हैं, सेक्स सेल में बदल जाती हैं। वो सब कुछ बना सकती हैं। जो ऐसी सेल जो सब कुछ बना ले उसे बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। तो ये आर्कियोसाइट जो है सेक्स सेल में बदल जाती हैं और इन्हीं से जो बनी सेक्स सेल जनन कोशिकाएं, इन्हीं से ओवम बना और इन्हीं से क्या बना, स्पर्म बना। स्पर्म बनने के बाद स्पर्म को इसमें डाल दिया जाता है। स्पर्म कहाँ आ जाता है, स्पंजोसील में। और स्पंजोसील से होता हुआ वो स्पर्म जल की धारा के साथ बाहर चला गया, जल की धारा के साथ बाहर चला गया। अब स्पंज को बनाने के बाद कैनाल सिस्टम में डाल दिया, स्पंज स्पंजोसील से होता हुआ इससे बाहर निकल गया, इससे बाहर निकलता हुआ चला गया। और इसमें जो होती है प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है, यानी जो स्पंज पुराना है उसमें ओवम बन गया होगा, जो नया उसमें नहीं बना होगा। पहले जो है ओवम बन जाता है, पहले किसका डेवलपमेंट हो जाता है, ओवम का। ठीक है, तो ओवम का बन जाएगा। तो इसमें इन्होंने स्पंज इसमें निकाला, स्पंजोसील में डाला, स्पंज गया और ये स्पंज जा करके किसी जो पुराना स्पंज है जिसमें अब जो ओवम बन चुका है, उस स्पंज में जा करके ये अंदर चला गया। पानी की धारा के साथ स्पंज अंदर आया। जैसे कोनोसाइट्स, ये कोनोसाइट्स
फूड पकड़ती थी, ऐसे ही ये स्पर्म पकड़ लेती हैं, स्पर्म पकड़ लेती हैं। ओवम जहां बनता है वही रहता है। ये आप देख रहे हैं, ये कहाँ है, ये अंदर की लेयर, ये फ्लैजेलेटेड लेयर कौन है, कोनोडर्म। इधर ये बाहर की कौन है, पिनेकोडर्म। तो इधर सी फॉर कोनोडर्म, इधर पी फॉर पिनेकोडर्म। ये क्या है, मीसेंकाइम। अंडा वही रहता है अपनी मदर मीसेंकाइम में, वो वही बनता है, इन सीटू है। ये क्या है, इन सीटू। जो चीज जहां हो अगर वही रह जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इन सीटू, स्वस्थाने। इन सीटू को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वस्थाने, अपने ही स्थान पर रहती है, तो इसे इन सीटू कहते हैं। तो ओवम इन सीटू पोजीशन में रहता है अपनी मदर मीसेंकाइम में, जिस मीसेंकाइम में वो प्रोड्यूस हुआ था उसी मदर मीसेंकाइम में रहता है ओवम। अच्छा, ये जो कोइनोसाइट थी, इसने स्पर्म को पकड़ा, कैप्चर किया, फिर ये कैरियर सेल बन जाती है। क्या हो जाती है, कैरियर सेल, और पीछे जा करके ये अंडे को स्पर्म मिला देती है, और स्पर्म ओवम यहीं पर मिलते हैं, कहाँ, मीसेंकाइम में। तो स्पर्म लिया किसने, कोइनोसाइट ने, और ले जाकर के इससे मिला दिया, किससे मिला दिया, ओवम से। स्पर्म को मिला दिया ओवम से, और ओवम स्पर्म मिल गए, स्पर्म ओवम का मिलना, फर्टिलाइजेशन। आप ये देख रहे हैं कि ये नहीं किसने स्पर्म पानी में छोड़ दिया, ओवम पानी में छोड़ दिया, स्पर्म ओवम बॉडी के बाहर पानी में मिलते, बॉडी के बाहर पानी में मिलते, तो वो होता एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसा होता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां आप देख रहे हैं बॉडी के अंदर हो रहा है, स्पर्म बनाया, पानी में डाला, स्पंजोसील ऑस्कुलम से जल की धारा के साथ स्पंज चला गया, स्पंज गया किसी दूसरे स्पंज में गया। तो जैसा कुछ लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन दो जीवों के बीच हुआ, तो क्या कहेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें क्या है, प्रोटोगाइनी है, प्रोटोगाइनी है। जब इसका ओवम बना है तब इसका स्पर्म बना ही नहीं होगा, ओवम पहले बन गया, स्पर्म अभी बना ही नहीं, तो अपना ओवम अपने स्पर्म से नहीं बन पाएगा। पहले अंडा बन गया, स्पर्म बना ही नहीं, तो खुद का स्पर्म खुद के अंडे से कहां मिल पाएगा। तो इसमें ये क्या है, प्रोटोगाइनस कंडीशन है, जो प्रमोट करती है किसको, क्रॉस फर्टिलाइजेशन को। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, और स्पर्म बनाने के बाद डाल दिए गए, स्पर्म गए और बाहर निकल गए और तैरते हुए किसी दूसरे स्पंज में गए। हमारे पास जगह नहीं कि मैं दो स्पंज बनाए, तो आप समझ लीजिएगा कोई दूसरा स्पंज है, कोई दूसरा स्पंज है, उसमें जल की धारा के साथ अंदर आ गए, कोनोसाइट ने पकड़ा, कैप्चर किया, कैरियर सेल बनी, और ले जाकर के अंडा वही रहा था, कहां था, मीसेंकाइम में, उससे मिला दिया। फर्टिलाइजेशन कौन सा हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, कहां हो रहा है, मीसेंकाइम या मीजोहिल में हो रहा है, ओवम वही रहता है इन सीटू। और जो जाइगोट डेवलप होगा स्पर्म मिलने के बाद, ये जैसे जाइगोट बना, बताइए ये जाइगोट कहां बनेगा, ये जो जाइगोट बनेगा ये भी मीसेंकाइम में बनेगा। तो वही मदर मीसेंकाइम में जहां अंडा था वहीं पर जाइगोट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, वही जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट बनने के बाद यहीं पर क्लीवेज होंगे, और क्लीवेज होने के बाद यहीं से क्या बनेगी, लार्वल स्टेज। जब क्लीवेज होंगे तो मार्ला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, और फिर लार्वा का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, कुछ स्पंजों में पैरेन्काइमुला लार्वा होता है, जो डिमोस्पांजी वगैरह होते हैं, और बाकी कुछ स्पंजों में जैसे साइकान वगैरह में एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है। और वो लार्वा जो है, लार्वा बनने के बाद, लार्वा कैसा होता है, फ्लैजेलेटेड होता है, वो लार्वा यहाँ डाल दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए लार्वा बना, ये एम्फीब्लास्टुला है, और ये लार्वा कहाँ डाल दिया गया, स्पंजोसील में। अब ये जल की धारा के साथ लार्वा बाहर चला जाएगा। ये जो लार्वा है, ये लार्वा फ्लैजेलेटेड है, फ्लैजेलेटेड है, ये लार्वा तैरता हुआ दूर तक चला जाएगा। देखिए स्पंज चट्टान पर फिक्स थे, स्पंज एक चट्टान पर फिक्स थे, सेडेंटरी थे, एक ही जगह जीवन बिता रहे थे, लेकिन लार्वा माइग्रेट करता हुआ दूर दूर तक चला जाता है, और दूसरी किसी चट्टान पे जाकर के चिपक जाएगा और वहां पर नया स्पंज बना देगा। फिलहाल लार्वा बना है, जब भी आप देखेंगे लार्वा बनेगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। लार्वा मोबाइल है, ध्यान रखिएगा, लार्वा मोबाइल है, और ये लार्वा मूवमेंट करता हुआ जाएगा और कहीं दूसरी जगह जाएगा। लार्वा ने एक काम और किया, क्या, डिस्पर्सल, वरना एक ही चट्टान पे स्पंज रहते। जो बडिंग होती है, ये जब आप जानते हैं साइड से निकलना, ये क्या होता है, बडिंग। बडिंग रोकने से क्या था, जितने भी स्पंज बनेंगे सब एक ही चट्टान पे होंगे, एक ही चट्टान पे ज्यादा स्पंज हो जाएंगे, ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, खाना पानी कम हो जाएगा। तो दूर दूर जाना है, तो हमने देखा जाइगोट कहां बना था, स्पर्म ओवम कहां मिले थे, मीसेंकाइम में। मीसेंकाइम में जाइगोट बना, जाइगोट से लार्वा का डेवलपमेंट हुआ, लार्वा को छोड़ दिया बाहर, पानी की धारा के साथ लार्वा बाहर चला गया। अब लार्वा बाहर जाकर के कहीं किसी सरफेस से चिपकने के बाद आगे का डेवलपमेंट करेगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा, और फिर उससे बनेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। उम्मीद करते हैं लगभग इतना कुछ समझ में आ गया होगा। जो मेन पॉइंट है वो आपसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे इसको ओवर करते हैं क्लास को। कितना समय हो गया होगा, लगभग काफी टाइम। चलिए जल्दी से बस समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पंज जो होते हैं, हमने देखा कि ये चट्टानों पर चिपके रहते हैं, सेसाइल होते हैं। और स्पंज जो होते हैं
इनमें आप ध्यान दीजिएगा, सिमेट्री की अगर बात करें तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। स्पंजों में जो सिमेट्री है, कहीं से भी काटो आप बराबर सममिति नहीं होती है, बस कभी कभार इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जा सकती है। लार्वा जो होते हैं इनके फ्री स्विमिंग, अभी हम देख रहे हैं जो लार्वा है ये बाहर निकल करके तैर रहा है, लार्वा बाहर की तरफ तैर रहा है, फ्री स्विमिंग है, मोटाई ले जाता तैर रहा है। दो तरह के लार्वा है, आपका पैरेन्काइमुला है और एम्फीब्लास्टुला है, ठीक है। और स्पंज में यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर जो हो रहा है, वो डिवीजन ऑफ लेबर अलग अलग कोशिकाएं कर रही हैं। अलग अलग कोशिकाओं में ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया था खाना पहुंचाने वाली ट्रोफोसाइट, अभी और नाम बताते हैं। कुछ ऐसी होती जिनमें, जिन अमीबोसाइट में पिगमेंट इकट्ठा हो जाता है, जिनमें पिगमेंट इकट्ठा, क्रोमो माने रंग, तो क्रोमो माने रंग, उनको बोलेंगे क्रोमोसाइट। कुछ जो हमने देखा अभी यहाँ ऑस्कुलम के चारों ओर मसल का काम कर रही थी, छेद को छोटा और बड़ा कर रही थी, छोटा और बड़ा कर रही थी, उनका नाम क्या हो गया, मायोसाइट। कुछ ऐसी अमीबोसाइट है जिनके अंदर फूड स्टोर हो गया, जिनके अंदर फूड स्टोर हो गया, उन्हें कहा थीजोसाइट, उन्हें क्या कहा, थीजोसाइट। तो अलग अलग तरह की अमीबोसाइट हैं, उनमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर भी आप इसमें देख लेंगे। बॉडी वाल में देख रहे हैं, बाहर की तरफ पिनेकोडर्म है, बीच में आपका क्या है, मेसेंकाइम, अंदर की तरफ आपका क्या है, कोनोडर्म है, ठीक है। और मेसेंकाइम में ही आपकी क्या पड़ी है, स्केलेटल एलिमेंट यानी कि कंटिकाएं हैं, और इसी मेसेंकाइम में टहल रही हैं, कौन टहल रहे हैं, अमीबॉयड सेल, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। और इनके अंदर जो कैविटी है स्पॉन्जोसील है। हाँ, एक नाम इसका और छूट गया था, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो फूड पार्टिकल हैं इनको यहीं पर कैप्चर किया जा रहा है। जैसे जो चीज हम खाते हैं वो हमारा पेट के लिए सब यूज होता है, गैस्ट्रो, तो एक तरह से इसका ये एक तरह का पेट ही है, बस एक खाने का एक साइड का रास्ता है, यहाँ से खाया जा रहा है, फीडिंग के लिए है, पेट का काम कर रही है, यही इसका पेट है, यहीं से खाना पकड़ना, खाना मिलना है इसको, इसलिए इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी क्या कह देंगे, पैरागैस्ट्रिक, पेट की तरह की एक अलग चीज से क्या बोलेंगे, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, याद रखिएगा। तो ये पैरागैस्ट्रिक कैविटी हो जाएगी, इसको हम स्पंजोसील भी कहते हैं, ठीक है। फिर कोइनोसाइट इनका मेन फीचर है, ये जो कीप कोशिकाएं हैं, कीप कोशिकाएं या कॉलर वाली इनका मेन फीचर हो जाएंगी। स्पंजेस जो होते हैं इनमें आस्टिया बहुत सारे थे और ऑस्कुलम जो था इनमें एक था। फिर एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ बुक में कि जैसे कार्बाइन पार्टिकल को, एक कलर्ड पार्टिकल है, उसको हम यहाँ ऑस्कुलम के पास रखें तो क्या होगा, तो ऑस्कुलम से पानी दूर जा रहा है, जैसे ही कोई रंगीन कण यहाँ पर रखेंगे धक्का मारेगा और रंगीन कण यहाँ से दूर चला जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल ऑस्कुलम के पास रखेंगे तो वहां से वो दूर चला जाएगा। स्पंजों में कैनाल सिस्टम ने आपको बता ही दिया, जल नलिका प्रणाली है, वाटर का फ्लो है, पूरा पानी अंदर से बाहर जा रहा है और इसी के द्वारा इसको सांस भी ले रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, CO2 बाहर जा रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन खाना आ रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि देख रहे हैं आप स्पर्म भी जल की धारा के साथ आता है। जैसे भोजन पकड़ती हैं कीप कोशिकाएं कोइनोसाइट्स, ऐसे ही स्पर्म को भी पकड़ती हैं कौन, कोइनोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंट टाइप के कैनाल सिस्टम, एस्कानार्ड, साइक्लोनिकन पढ़ेंगे ही हम। रेगान टाइप लार्वा, तो एम्फीब्लास्टुला, पैरेन्काइमुला तो ही है, एक और डेवलप प्रकार का लार्वा उसे क्या बोलते हैं, रेगान लार्वा, जो ल्यूकान टाइप स्पंज को बनाने के लिए होता है, उसे ल्यूकान टाइप स्पंज का डेवलपमेंट होता है। और सबसे सिंपल डेवलपमेंट, सबसे सरल आपका ये जो आपने पहला वाला पढ़ा है कौन सा है, एस्कान टाइप, सबसे सरल प्रकार का है। और हमने देखा इसमें कंटिकाएं हैं, स्पिक्यूल्स हैं, या स्पिक्यूल नहीं होंगी तो स्पॉन्जिन फाइबर होंगे, फ्लेक्सिबल स्पॉन्जिन तंतु, धागे जैसे होते हैं, स्पॉन्जिन प्रोटीन के बने, उनको बोलते हैं। ये कंटिकाएं कहां से बनी, तो कुछ अमीबोसाइट जो हमने बताया अलग अलग काम कर लेती हैं, कुछ अमीबोसाइट ऐसी होती है जो स्पिक्यूल को बनाती हैं, जो भी कंटिका को बनाती है उसे कहते हैं स्क्लेरोब्लास्ट, याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरो का मतलब है कंकाल से, तो कंकाल को बनाने वाली स्क्लेरोब्लास्ट जो कंटिकाओं को बनाएंगी तो उनको स्क्लेरोब्लास्ट कहेंगे। और स्क्लेरोब्लास्ट आपकी 3 तरह की हो जाएंगी, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो एक अमीबोसाइट है, वो अमीबोसाइट जिसका काम क्या है, स्पिक्यूल बनाना, अब इसे कहेंगे स्क्लेरोब्लास्ट। लेकिन स्क्लेरोब्लास्ट हो जाएंगी 3 तरह की, वो स्क्लेरोब्लास्ट जिससे स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट की बने उसे क्या कहेंगे, लिखिएगा। और वो स्क्लेरोब्लास्ट जिससे स्पिक्यूल सिलिका की बने उस स्क्लेरोब्लास्ट को क्या कहेंगे। और वो स्क्लेरोब्लास्ट जिससे स्पॉन्जिन फाइबर बने उसे क्या कहेंगे। तो कंकाल को बनाने वाली, स्केलेटन को बनाने वाली स्क्लेरोब्लास्ट, अमीबोसाइट के काम बांट दिए थे, तो वो अमीबोसाइट जो कंकाल बनाती है उसे क्या कहेंगे, स्क्लेरोब्लास्ट। और हाँ, वेरी गुड, लोगों के आंसर आ गए। स्क्लेरोब्लास्ट 3 प्रकार की हो जाएंगी, कंटिका को बनाने वाली जो कैल्शियम कार्बोनेट की स्पिक्यूल बनाएगी उसे कैल्कोब्लास्ट, सिलिका वाली बनाएगी उसे सिलिकोब्लास्ट, और स्पॉन्जिन फाइबर को बनाएगी उसे स्पॉन्जियोब्लास्ट, ठीक है। तो कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट, स्पॉन्जियोब्लास्ट, तीनों याद रखिएगा, कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट और स्पॉन्जियोब्लास्ट, ठीक, वेरी गुड, सभी लोगों ने बिल्कुल सही लिखा।
फूड इनमें जो आता है, और फूड को पकड़ा कहाँ जाता है, कोनोसाइट से। डाइजेशन हमने अभी आपको बता ही दिया था, सेल के अंदर हो रहा, पहले पार्सली यहाँ हो जाता है, कहाँ, कोनोसाइट में, उसके बाद आगे अमीबोसाइट में होता है। डाइजेशन जो होता है सेल के अंदर ही होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, ठीक है। डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर है। फिर सभी स्पंज जो है हर्माफ्रोडाइट है, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि एक मेल स्पंज है, फीमेल स्पंज है। अंडा अलग बनता है, स्पर्म अलग बनता है। एक ही स्पंज में कहीं पर ओवम बनेगा, कहीं पर स्पर्म बनेगा। तो स्पर्म मदर सेल होती है, वो मदर सेल होती है। अलग अलग एक ही स्पंज में, दोनों स्पंज में आपको अलग अलग जगह पर दोनों चीजें बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। बस हाँ ये है, ओवम पहले बन गया, स्पर्म बाद में बन गया, लेकिन बना दोनों एक ही स्पंज में, नर मादा एक ही में होते हैं, उसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट यानी उभयलिंगी। तो हर्माफ्रोडाइट है, दोनों एक में ही बनते हैं। और रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल भी होता है, जैसे आप देख रहे हैं बाई बडिंग, या ऐसा भी किया जा सकता है जो ये आर्कियोसाइट टहल रही थी, जो अमीबोसाइट टहल रही थी, कुछ ऐसे अमीबोसाइट अभी हमने आपको बताई थी जो सब कुछ बना सकती हैं, टोटीपोटेंट, हर चीज को बनाने की क्षमता रखते हुए कहते हैं आर्कियोसाइट। ऐसी आर्कियोसाइट को क्या किया, बहुत सारी आर्कियोसाइट इकट्ठा की, आर्कियोसाइट इकट्ठा की और उनको एक कवच में बंद कर दिया और उसमें एक छेद छोड़ दिया, माइक्रोपाइल। समझिएगा, आर्कियोसाइट इकट्ठा कर रहे हैं, आर्कियोसाइट। जैसे आप कंचे ले लीजिए, बहुत सारे कंचे, अपने मन में सोचिएगा, बहुत सारे कंचे जो गोल वाले बच्चे खेलते हैं, ऐसे कंचा होता है गोल गोल, वो कंचे बहुत सारे लीजिए, एक मटके में भर लीजिए। तो एक मटका है, घड़ा है, और जो मटका है, घड़ा है, वो मटका किससे भरा हुआ है, कंचों से। ऐसी ही एक स्ट्रक्चर बनती है, एक मटके में कंचे भरे हैं, यहाँ कंचे की तरह कौन है, कंचे की तरह कौन है, आर्कियोसाइट, फूड लेडर आर्कियोसाइट, भोजन से युक्त, जिनमें फूड भी स्टोर है, फूड लेडर आर्कियोसाइट है। और उसके ऊपर वो कंचे की तरह हो गई अंदर, और ऊपर मटका जैसे है वो क्या हो गया, कवच हो गया, जो घड़ा या मटका है, और उसके ऊपर का जो छेद हो गया वो माइक्रोपाइल हो गया। ऐसे ये कई सारे मटके बना के रख लिए जाते हैं, ये मटके बना के रख लिए जाते हैं, कहाँ, मीसेंकाइम में। तो मीसेंकाइम में ये बना के रख लिए जाते हैं, और खराब परिस्थिति आने पर, अनफेवरेबल कंडीशन आने पर पूरा स्पंज मर सकता है, सड़ गल सकता है। लेकिन ये जो गोल गोल संरचनाएं बनी, जिनको हम गेम्यूल बोलते हैं, ये गेम्यूल जो है ये नष्ट नहीं होते। तो जो गेम्यूल है ये एक ऐसी संरचनाएं हैं जो नष्ट नहीं होते, ये पड़े रहेंगे, और ये अनुकूल परिस्थिति आने पर इनसे फिर से नया स्पंज बाहर आ जाएगा। सोचिए, ये जो बड थी, ये बड बाहर निकल के आई, और ये गेम्यूल एक अंदर एक बड बना करके रख ली, और बाद में उससे नया स्पंज बनाया। तो जो गेम्यूल है इनको इंटरनल बड्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इंटरनल बड्स भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार की इंटरनल बडिंग है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्या है, हाँ वेरी गुड शिल्पी जी, एंडोजिनस बड है, अंदर बना के रख ली है। क्या करना है, फूड लेडर आर्कियोसाइट, उसके ऊपर कवरिंग, और उसके बाद उसको बना लेना है, छेद छोड़ देना है, माइक्रोपाइल बना लेंगे, ठीक है। चलिए, गेम्यूल के बारे में भी जान गए, और ये स्पंज में जो सबको बनाने वाली सेल हो गई, आर्कियोसाइट हो गई, ठीक है। और ओलिंथस इनकी एक काल्पनिक अवस्था हो जाएगी। ये स्पंज के जो सारे मेन कैरेक्टर थे, ये हमारे हिसाब से आज हो गए हैं, और आप लोग मेन कैरेक्टर याद कर लीजिएगा। और भी अगर आपको कोई और जनरल कैरेक्टर आपको दिखता है तो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, उसको भी फिर सब लोगों के साथ शेयर कर लिया जाएगा। अगर और कोई खास दिखता है, हम भी और खास देखेंगे अगर आपको दिखता है। आज अभी इंट्रोडक्शन था, इसलिए हमने बहुत ज्यादा डीप चीजें नहीं बताई हैं, फिर बताएंगे, ठीक है। आज अभी स्टार्ट किया है, इसलिए हमने पहले एक जनरल चीजें पढ़ा दी जो लगभग बहुत सारे लोगों को आती होंगी, लेकिन उनका रिवाइज हो गया होगा। पढ़ लीजिए, ये जनरल है सब कुछ, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। अब इसमें हम चाहे जितना चाहे उतना बढ़ाते जाए, जिसकी आज जितना समझ में आ गया है वो मेन है, बस आगे का आराम से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को तैयार कर लीजिएगा, जनरल कैरेक्टर तैयार कर लीजिएगा, और भी कोई जनरल कैरेक्टर हो तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम उनको भी एक्सप्लेन कर देंगे और आगे और भी बताएंगे। लेकिन इतना जरूर तैयार कर लीजिएगा, फिर आगे एक एक करके चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन बाद में बताएंगे, और स्ट्रक्चर वगैरह और जीनस वगैरह उसमें से देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड वेरी वेरी गुड नाइट सभी लोगों को, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।